आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एज द नेम सजेस्ट, आयु वेद मीन्स कि जो वेद यानी कि जो नॉलेज हमारी आयु से रिलेटेड है, हमारी लाइफ से रिलेटेड है. सो इन इजी टर्म्स वी कैन से दैट इट इज अ साइंस ऑफ लाइफ. साइंस ऑफ लाइफ. या हमेशा आयुर्वेद प्रकृति की बात करते हैं, 3 प्रकृति, वात, पित्त एंड कफ. अगर किसी कॉमन मैन को समझना हो कि मेरी प्रकृति क्या है, कैसे समझे? वायु, पित्त एंड कफ, ये 3 जो है वो फाउंडेशन है आयुर्वेद के. राइट, ये 3 दोष हैं और ऐसा कहा है कि ये दोष जब तक अपनी प्राकृत अवस्था में यानी कि नॉर्मल अवस्था में है तब तक हम हेल्दी है. प्रकृति लाइफ में कभी भी, लाइफ टाइम में कभी भी चेंज होती है. एंड दूसरा, विकृति क्या है? सो प्रकृति लाइफ में चेंज होती भी है और नहीं भी होती है. 6:30 से लेट ना उठिए, 10 साढ़े 10 बजे सो जाइए, मैक्सिमम शायद 11 बजे. उसके बाद और क्या दिनचर्या में और क्या करें? हो सके इफ इट इज नॉट वेरी मच अर्जेंट तो उठने के बाद एटलीस्ट 1 घंटे तक आप किसी भी टाइप के सोशल मीडिया या किसी भी टाइप के एक्सटर्नल स्टिम्युलस के संपर्क में ना आए. फोन को टच ना कीजिए. हाँ, फोन को टच मत कीजिए until it is very urgent. कौन से ऐसे फूड्स हैं जो जनरली आयुर्वेद के हिसाब से लोगों को अवॉइड करने चाहिए या मे भी प्रकृति के हिसाब से? आप दुनिया भर में कहीं पर भी जाएंगे, हेल्थ के इश्यूज़ को लेकर भारत के साथ एक शब्द हमेशा जुड़ा हुआ है और वो है आयुर्वेद. ये इतना पुराना साइंस है कि जो कभी भी आने वाले हज़ारों साल तक बदलने नहीं वाला है. कितना भी हम ग्रो कर ले, कितना भी मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए, बट जो प्रिंसिपल्स है, बेसिक फंडामेंटल्स जो है आयुर्वेद के, वो कभी चेंज नहीं होने वाले हैं. और इसीलिए हर भारतीय तक ये नॉलेज, आयुर्वेद का जो बेसिक नॉलेज है, सब तक पहुँचे और वो अपने शरीर को हमेशा के लिए फिट रख सके और अगर बीमारी है उसे दूर कर सके. घर पे ही कुछ नेचुरल हर्ब्स और लाइफस्टाइल में जो हम दिनचर्या कहते हैं उसमें बदलाव करके ये नॉलेज पहुँचाने के लिए पूरा का पूरा पॉडकास्ट डेडिकेटेड है आयुर्वेद के ऊपर. वेरी वेरी हैप्पी टू शेयर कि आज के पॉडकास्ट में एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर केदार उपाध्याय. एक ऐसे इंसान जो रिनाउंड आयुर्वेदिक डॉक्टर है, 15 साल से भी ज़्यादा की प्रैक्टिस है, हज़ारों पेशेंट्स को उन्होंने आयुर्वेद के हेल्प से ठीक किया है और जिनके फादर भी आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा नाम रह चुके हैं. इन अ वे उन्होंने बहुत ही, मैं कहूँगी, आसान भाषा में आपको बताया है कि आप क्या करें और क्या ना करें आपके डाइट में, लाइफस्टाइल में, और आपके हर्बल मेडिसिन या ओवरऑल आपके किचन में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए. आई एम श्योर ये पॉडकास्ट अगर आप एंड तक सुनेंगे बहुत सारे टेक अवेज आपको मिलने वाले हैं. सो एज आई ऑलवेज से, नोट पैड और पेन लेकर बैठिएगा, पूरा पॉडकास्ट एंड तक देखिएगा और इसे शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि ये सिंपल सा आपका एक क्लिक में जो शेयर होता है वो किसी की लाइफ और किसी की हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है. ऐसे ही पॉडकास्ट हर शनिवार शाम को 7 बजे हम रिलीज़ करते हैं. उसे देखने के लिए ज़रूर फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब, बेल बटन को क्लिक कर लीजिएगा. और अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हैं तो स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर भी ये हर बार रिलीज़ होता है. वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स. थैंक यू सो मच डॉक्टर केदार उपाध्याय, आपने वक्त निकाला एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे जो मेरे बचपन में मैंने बहुत सुना है अपने पापा से. हाउ आर यू फीलिंग? आई एम गुड. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू. लवली. पहला सवाल, आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एज द नेम सजेस्ट्स, आयु वेद, इट मीन्स कि जो वेद यानी कि जो नॉलेज हमारी आयु से रिलेटेड है, हमारी लाइफ से रिलेटेड है. सो इन इजी टर्म्स वी कैन से दैट इट इज अ साइंस ऑफ लाइफ. साइंस ऑफ लाइफ. या सो इट टीचेस अस कि हम हमारी लाइफ को कैसे जिए, राइट फ्रॉम आवर डाइट, आवर लाइफस्टाइल, द मेडिसिन्स वी यूज़ और द एंटायर health care related issues, for example psychological, spiritual, physical, each and everything. So ये सारे के सारे पैरामीटर्स जो है वो आयुर्वेद में इंक्लूडेड है. बहुत आई थिंक मुझे लगता है 5 साल एटलीस्ट ऐसे है, लास्ट जो रीसेंट 5 years है उसमें बहुत ज़्यादा आयुर्वेद दुनिया में पहुंचा है. True. आपके हिसाब से क्या रीज़न है? Major reason I would say COVID. So blessings in disguise I would say, because it was not a very good period for all of us. बट उसमें ये हुआ कि रियलाइजेशन हुआ लोगों को, लाइक पीपल वेर नोइंग सिंस एजेस, बिकॉज आयुर्वेदा इज मोर देन 2500 years old. अब कोई चीज़ अगर 2500 years
से भी ज़्यादा टाइम तक टिकी रहती है, इट मीन्स दैट उसमें कुछ है। बाकी 1 साल भी अभी चीज़ नहीं टिकती है, ये ट्रेंड वाले ज़माने में, जहाँ पे वो 1 मिनटर वाला है लोगों का, उसमें इतनी पुरानी साइंस भी अभी टिकी हुई है, एंड इट इज़ फ्लरिशिंग नाउ। सो बट ये हुआ कि कोविड में लोगों को सबसे पहले तो अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा कॉन्शियसनेस आई। You know, people were more worried about initially and then more conscious about their health. और उसकी वजह से फिर दे got to know कि हमारे घर के आसपास ही, हमारे किचन में, हमारे आसपास ही ऐसी रेमेडीज़ हैं जो कि हमारे हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकती है, अगर कोई रोग हुआ भी है तो उसको ठीक कर सकती है। करेक्ट। एंड उसी टाइम के दौरान जैसे गिलोय है या तो सुदर्शन है या कुछ काढ़ा वगैरह जो कुछ भी है, वो फुल हैंडेडली लोगों के टच में आया। गवर्नमेंट भी प्रो थी उस टाइम पे। सो लाइक नरेंद्र मोदी जी हिमसेल्फ जो गोल्डन मिल्क का फॉर्मूला उन्होंने दिया, या तो गवर्नमेंट स्टार्टेड डिस्पेंसिंग गिलोय टेबलेट्स एंड एवरीथिंग फॉर जस्ट प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ। तो आई थिंक ये सारी क्यूमुलेटिव चीज़ें हैं। लोग इतने टाइम तक घर पे रहे तो वो अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचने लगे। तो नॉट ओनली आयुर्वेदा बट आई थिंक योग, मेडिटेशन, वो सारी चीज़ें भी, ये इसके बाद धीरे धीरे लोगों को वो ख्याल आया कि नहीं ये अच्छी चीज़ है, वी शुड कंटिन्यू विद दिस। वेरी ट्रू। जो भी लोग सुन रहे हैं उनके मन में एक सवाल है कि हमेशा आयुर्वेद प्रकृति की बात करते हैं, 3 प्रकृति, वात, पित्त एंड कफ। अगर किसी कॉमन मैन को समझना हो कि मेरी प्रकृति क्या है, कैसे समझे और कैसे आप उसे आसान भाषा में लोगों को बताएंगे? सो पहले तो वायु, पित्त एंड कफ, ये 3 जो है वो फाउंडेशन है आयुर्वेद के, राइट। ये 3 दोष हैं और ऐसा कहा है कि ये दोष जब तक अपनी प्राकृत अवस्था में यानी कि नॉर्मल अवस्था में है तब तक हम हेल्दी है, और जब ये विकृत हो जाते हैं, जब इनका इम्बैलेंस हो जाता है तब हमको कोई ना कोई रोग होता है। अब वायु, पित्त और कफ के ट्रेट्स है अपने अपने अलग। मतलब आयुर्वेद में इट इज़ अ वेरी डीप पूरा फिनोमिना, बट मैं इजी लैंग्वेज में, एज यू सेड, मैं बताना चाहूँ तो वायु जो है वो, जैसे वायु हम एयर को जैसे महसूस करते हैं, उसी तरह से वायु जो है वो ड्राइनेस का एक सूचक है, वो एक मूवमेंट का सूचक है। ठीक है, वायु को हम बांध नहीं सकते। तो इन आवर बॉडी एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मूवमेंट, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू पेन एंड एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू थॉट्स, ये 3 जो चीज़ें हैं ना वो वायु गवर्न करता है। पेन, मूवमेंट एंड थॉट्स। अच्छा, ये तीनों वायु, ये तीनों जो है वो वायु से कनेक्टेड है। सो अभी मैं इनका थोड़ा एग्जांपल दूं आपको। तो फॉर एग्जांपल अगर हमको कॉन्स्टिपेशन है तो होता क्या है एक्चुअली कि हमारी इंटेस्टिनल मूवमेंट में कुछ इश्यू है, सो दैट इज रिलेटेड टू योर मूवमेंट। तो वहाँ पे आपका वायु इज समथिंग कि जहाँ वो डिस्टर्बेंस में है। या तो फिर थोड़ा हायर उस पे जाए तो पक्षाघात जिसको होता है, तो उसमें भी कोई लिम्ब है या कोई एक पार्ट है पूरा जो वो नॉन फंक्शनिंग हो जाता है। सो वो आयुर्वेद के हिसाब से आपका वायु तब डिस्टर्ब हुआ है, पैरालिसिस। तो ऐसा भी कहा जाता है कि नर्वस सिस्टम जो है उसको भी गवर्न जो है वो हमारा वायु करता है, राइट। एंजाइटी, ओवरथिंकिंग। सो गुजराती में हम लोग बोलते हैं विचार वायु हो गया। गांव में अगर हम जाए और कोई आदमी जो है वो, बिकॉज गांव में ओवर थिंकिंग तो नहीं है अभी भी, टच वुड, वो लोग दे आर लाइक यू नो एक्चुअली ब्लेस्ड है वो। तो बट वहाँ पे भी किसी को अगर होता है ना तो वो बोलते हैं कि विचार वायु हो गया इसको। सो इट मीन्स कि वो विचार ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है। सो यस, व्हेन वायु इज़ नॉर्मल, हमारा थिंकिंग जो हम नॉर्मल थिंकिंग वगैरह है वही होता है। सो वैसे तो मन का काम ही है थिंकिंग का, चिंत्यम विचार्यम ऊह्यम ऐसा कहा गया है। सो विचार करना मन का काम है, बट जब वायु के इम्बैलेंस की वजह से वो प्रोसेस जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो इट कम्स टू ओवर थिंकिंग। सो ये 3 चीज़ें जो है वो वायु के गवर्नेंस में है। फिर आता है पित्त। पित्त इज नथिंग बट हीटिंग एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। सो एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, बट हम है ना हर एक को थोड़ा सा डिटेल में ही समझना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल है, आपने बताया कि वायु जब इम्बैलेंस होता है तो क्या क्या होता है। तो एक आपने बताया कॉन्स्टिपेशन होता है, पैरालिसिस या एंजाइटी, ओवरथिंकिंग। उसके अलावा क्या क्या बीमारियां हो सकती है वायु के इम्बैलेंस में? पेन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस है ना, जॉइंट पेन हो गया, आर्थराइटिस हो गया, साइटिका हो गया,
साइटिका भी, या ओके ये सारी चीज़ें जो है वो वायु से होती है. ओके फिर इंटेस्टाइन्स की और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है जिसमें मोशन इंक्लूडेड है. IBS IBD IBS diabetes is more of पित्त बट पित्त, वायु अच्छा. इज एसोसिएटेड. हाँ सो आई वॉज okay. कमिंग टू दैट ऑल्सो कि आयुर्वेद में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही दोष की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम है. ओके ओके यू नो देर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि देर इज अ मेन दोषा विच इज इम्बेलेंस्ड एंड देन देर इज अ सबऑर्डिनेट दोषा. ठीक है, दो जैसे वायु और पित्त दोनों जब बिगड़ेंगे तब आपको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम होगा या तो एज यू सेड IBS का प्रॉब्लम होगा. गॉट राइट. फिर ड्राइनेस जो है वो वायु की वजह से है. आपकी स्किन में यदि ड्राइनेस है, कुछ स्किन इश्यूज जो है वो भी वायु की वजह से है. सो ओवरऑल ड्राइनेस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी वायु की वजह से है. गॉट इट. अगर किसी को समझना हो कि क्या मेरी प्रकृति वायु है तो क्या क्या कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे जो बताएंगे कि शायद आपका वायु प्रकृति है और वो इम्बैलेंस भी हो Okay. सकता है. सो पर्सनालिटी ट्रेट की अगर हम बात करें ना तो वायु में वायु मूव करता है. सो सिमिलर पर्सनालिटी वायु वाले व्यक्ति की होगी कि सबसे पहला कि वो कंटिन्यूसली मूविंग होगा. मूविंग एज इन आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो बैठे हैं तो भी ऐसे करते हैं, पैर हिलता रहता है, हाथ हिलते रहते हैं, सबकॉन्शियसली वो चलता रहता है. फिर उनका बॉडी टाइप देखेंगे तो वो थोड़े से लीन एंड थीन टाइप के होंगे. ओवरऑल ड्राई पूरा उनका टेक्सचर होगा. हेयर्स है या तो स्किन है वो थोड़ी ड्राई होगी. विंटर्स में वो लोग ज़्यादा ड्राइनेस की फरियाद करेंगे ओवरऑल. ठीक है, वो ओवर थिंकिंग करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है. वायु वाले व्यक्ति की हम साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करें ना तो वायु वाले व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा विवरिंग माइंडेड होते हैं. ठीक है, वो दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर डिसीजंस. इफ दे आर हैविंग मोर देन वन पाथ्स टू गो दे बिकम कंफ्यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि मैं इसमें से क्या चुनूं. पहले यहाँ पे जाए, फिर रेस्टोरेंट में आज खाना खाना है, नहीं साउथ इंडियन खाते हैं, फिर 2 दिन थोड़ी देर के बाद नहीं आज पंजाबी खाते हैं. लाइकवाइज वो डिसीजन जो एक वो होता है ना कि नहीं दिस इज इट, ये वाली चीज़ जो है वो वायु वाली प्रकृति वाले लोगों में कम देखने को मिलती है. इवन उनके लिए वजन बढ़ाना भी मुश्किल होता डिफिकल्ट है. पतले लोग होते हैं. ट्रू. Okay. वजन बढ़ाना भी मुश्किल रहता है. इनफैक्ट दे टेंड टू लूज वेट. अगर वो अपना खाने पीने में ध्यान ना रखें तो दे टेंड टू लूज वेट ऑल्सो. सो वायु को समझ लिया, अब सेकेंड प्रकृति की बात करते हैं. यस, अब आते हैं पित्त पे. सो पित्त जो है वो हमारा हीटिंग एनर्जी है. ठीक है, किसी भी टाइप का एसिडिक रिएक्शन बॉडी में होता है या तो किसी भी टाइप का हीटिंग स्टिमुलेशन जो होता है वो पित्त की वजह से होता है. एनी सॉर्ट ऑफ इन्फ्लामेशन विच इज़ रिलेटेड टू पित्त. सो जिसको हम बोलते हैं ना कि जब रुझा आती है, यानी कि अगर हमको कोई सूजन आ जाए या तो इन्फ्लामेशन से रिलेटेड पेन है देन इट इज़ बिकॉज ऑफ पित्त. तो फॉर एग्जांपल एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, बॉडी में कहीं पे भी सूजन आना जिसमें कि इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व हो. फॉर एग्जांपल ऑटो इम्यूनिटी जिसको होती है, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन आ जाता है. राइट. सो उसमें हम लोग पित्त को भी, और पेन है तो वायु भी होगा, और पित्त बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, तो वहाँ पे जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ये दोनों दोषों को हम ध्यान में लेके करते हैं. सिमिलरली एनीथिंग विच कॉजिंग हीटिंग प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल आँखों में जलन, हाथ पैर के तलवों में जलन, स्किन में बर्निंग सेंसेशन होना, या तो स्किन इश्यूज जो भी है जिसमें फुंसियाँ निकलना, फोड़े निकलना, ये सारी चीज़ें जो होती है, इचिंग इरिटेशन वाली प्रॉब्लम्स जो होती है, वो सारी चीज़ों में पित्त इन्वॉल्व होता है. पिगमेंटेशन इसमें आएगा. पिगमेंटेशन पित्त में होता है. यस, पिगमेंटेशन इज पित्त. और उसमें भी ये है कि हर एक दोष के सब टाइप्स भी है. सो ऐसा भी करेंगे कि हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक या लोगों को समझने के लिए, बिकॉज हर एक दोष के 5 सब टाइप्स हैं. जैसे सो फॉर एग्जांपल पित्त है तो पित्त के 5 सब टाइप्स है. जैसे पाचक पित्त है एक. अच्छा. सो पाचक पित्त इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डाइजेशन, और वो जो है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है. सो उसी तरह से वायु के भी 5 टाइप्स है, कफ के भी 5 टाइप्स है, और पित्त के 5 टाइप्स है, जिनके स्पेसिफिक लोकेशंस है और उनकी स्पेसिफिक फिजियोलॉजी है, काम करने का एक तरीका है. सो ये
ओवर डिटेल्ड हो जाएगा, बट इफ पीपल आर मोर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इट, विल पुट द लिंक एंड दे कैन गो एंड रीड अबाउट इट, है ना. सो पित्त जब इम्बैलेंस होता है तो स्किन इश्यूज जैसे बर्निंग, इचिंग, Yeah. थोड़ा इरिटेशन हो जाना, रेडनेस हो जाना, सूजन हो जाना, एक्ने हो जाना, पिगमेंटेशन, True. डाइजेशन में एसिडिटी या Yeah. कोई भी किस्म का ऑटो इम्यून कंडीशन आपने बताया, Yes. सो वो सारे बताते हैं वो कि सारी पित्त चीजें आउट ऑफ यस बैलेंस यस है. इन्फ्लेमेशन इज Inflammation. समथिंग व्हिच इज देयर. यस, तो ये पित्त है. पाइल्स और रिलेटेड जो इश्यूज है, बर्निंग, जो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स है, वो सारे पित्त की वजह से हैं. ओके. सो पित्त और रक्त जो है, पित्त एंड ब्लड आर एसोसिएटेड आयुर्वेद में. ओके. तो जब ओवर विशिएशन होता है, पित्त का ज़्यादा इम्बेलेंस हो जाता है, तो वो रक्त को भी प्रभावित करता है. और नॉर्मल टर्म में यदि हम बोले तो वो रक्त के साथ मिल जाता है. इम्बेलेंस्ड पित्त, बढ़ा हुआ पित्त रक्त के साथ मिल जाता है, और उसकी वजह से फिर जो रक्त विकार हम बोलते हैं, स्किन इश्यूज जितने भी होते हैं, या तो फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, जिसमें पीरियड्स में ओवर ज़्यादा पीरियड्स का फ्लो आना, या तो फिर नाक में से खून बहना, यू नो, इवन ब्लीडिंग गम्स, ये सारी चीज़ें जो है वो फिर जो ब्लड से रिलेटेड है, उसमें भी पित्त का अपना एक एसोसिएशन तो होता ही है. अच्छा. ओके. सो ये किसी को ब्लड डिसऑर्डर है तो वो जैसे खून, हीमोग्लोबिन की कमी, वो किस में आता है? हीमोग्लोबिन की कमी में एक्चुअली पित्त कम है. हाँ. बिकॉज पित्त का, जैसे मैंने टाइप्स ऑफ पित्त बोले ना, उसमें एक रंजक पित्त नाम का पित्त है, जो कि हम हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन के फैक्टर्स के साथ उसको कोरिलेट कर सकते हैं. रंजक माने कि जो रंजन करे माने जो ब्लड को एक कलर प्रोवाइड करे. सो दैट इज द आयन कंपाउंड वी कुड से. ओके. सो वो रंजक पित्त की जब कमी होती है, तब हमको हीमोग्लोबिन या तो आयन फैक्टर्स की कमी महसूस होती है. ओके. गॉट इट. सो ये है. बट इन जनरल जब पित्त बढ़ता है और वो ब्लड के साथ मिलता है, तो जो ब्लड से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जिसमें मेजोरिटी स्किन डिसीज, हम लोग नॉर्मल भी लैंग्वेज में लोई विकार बोल देते हैं कई बार, कि एज यू से पिगमेंटेशन है, या तो फिर इन्फ्लेमेशन है, स्किन में इरिटेशन हो जाना वगैरह है, तो वो सब चीज़ें जो है वो अच्छा. उसमें आ जाती है. पीरियड रिलेटेड इश्यू में एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, तो वो पित्त डोमिनेटेड पित्त डोमिनेटेड है कहीं हो सकता है. या उसके अलावा एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन भी कुछ लोगों को, तो आई थिंक वो पित्त कम हो जाना. बट वो एक्चुअली है ना, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा. हाँ. बिकॉज इट इज नॉट जस्ट पित्त इन दैट. हाँ. बिकॉज उसमें व्हेन द हॉर्मोन्स आर इन प्ले, तो वहाँ पे वायु है, पित्त भी है, और वहाँ पे साइकोलॉजी भी है. बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस है, या तो पीसीओएस है, या तो फिर ये सारी चीज़ों की वजह से जब आपके पीरियड्स डिस्टर्ब्ड है ना, तो उसमें मेरे पेशेंट्स में मैं देखता हूँ ना, तो डीप रूटेड कोज में 50% से भी ज़्यादा केस में साइकोलॉजी प्लेज अ मेजर रोल, कि जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो ब्लॉक करती है और उसकी वजह से पूरा डिस्टर्ब हो जाता है. करेक्ट. सो अगेन वो साइकोलॉजी वायु को इंडिकेट करती है, बिकॉज वायु जो है वो हमारे माइंड को, थॉट्स को गवर्न करता है. तो वो भी है. बट हाँ, वायु एंड पित्त आर देयर. ओके. और किसी इंसान को कैसे पता चलेगा कि उनकी पित्त प्रकृति है? जैसे आई नो मैं पित्त डोमिनेटेड हूँ, मेरा सबसे हाईएस्ट, वो आपने मुझे देखकर आई एम श्योर समझ लिया होगा. बट कैसे आइडेंटिफाई करें? सो पित्त डोमिनेटेड व्यक्ति जो है ना, वो एक डायनेमिक है. पहली बात, वो डायनेमिक पर्सनालिटी है, वेरी फर्म, वेरी कॉन्फिडेंट. ठीक है. पित्त डोमिनेटेड व्यक्ति को पता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है. वो सही गलत है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट ही और शी नोज कि मुझे ये करना है. एंड वो व्यक्ति जो है वो उसके पीछे पड़ा रहता है. यू नो, इट्स लाइक कि कम वोट में मैं ये करके ही रहूँगा, ये करके ही रहूँगी. सो दिस इज द मेन ट्रेट. वो डायनेमिक है, अट्रैक्टिव है. एज आई सेड कि उनका स्किन टोन भी ब्राइट है, उनका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ही मिलना जुलना, सोशल है, बहुत ही इजीली लोगों के साथ वो घुल मिल जाते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इजीली बन जाते हैं. बट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन अ डायनेमिक वे, राइट. सो ये सारे जो लक्षण है ना, वो पित्त के लक्षण है. और जब यही पित्त ज़्यादा हो जाता है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाना, या तो ऑरोगेंस में कन्वर्ट हो जाना, या ओवर पावरिंग एटीट्यूड में कन्वर्ट हो जाना, ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड में कन्वर्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें भी हो जाती है. इफ़ यू स्पीक ओनली अबाउट द साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी तो हम लोगों ने समझ लिया कि डिसीजेस क्या क्या होता है, बट साइकोलॉजिकली ये सब चीज़ें होती है. बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, कुछ इमीडिएटली कह देना बिना सोचे समझे, रिएक्ट कर लेना, बहुत ही फास्ट रिएक्शन, और
सामने वाले व्यक्ति को वो थोड़ा सा ऑफेंसिव लगे, उस टाइप का रिएक्शन, ऑथोरिटेटिव थोड़ा हो जाना, ऑरोगेंस आ जाना। तो ये सारी चीज़ें जब आपका पित्त बढ़ जाता है और आपकी साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं, ये है। सो इन जनरल इट इज़ अ डायनेमिक एटीट्यूड जो कि वेरी कॉन्फिडेंट है। आई एग्री। और उनका अगर फिजियोलॉजी देखे तो उनके लिए वजन बढ़ाना और कम करना कंपैरेटिवली आसान होता है बिकॉज कि पित्त आपका यदि प्रॉपर बैलेंस है ना, तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर है। बिकॉज पित्त मेनली आपके डाइजेशन को गवर्न करता है। और वंस योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज अंडर योर कंट्रोल, सो यू आर अ किंग। आई मीन आपको जब भी करना है, आपको यदि वेट गेन करना है, तो भी वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम आपको सपोर्ट करेगी, एंड लाइकवाइज तो वो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी है। उनको जनरली कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कम रहता है, उनको जनरली कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कम रहता है। बट अगेन एक फैक्टर ये भी देख सकते हैं कि अगर पित्त बैलेंस्ड है बट वायु में प्रॉब्लम है तो हो भी सकता है। जैसे और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति की एक प्रकृति नहीं होती है। देयर इज वन मेन दोषा एंड देयर इज वन सबऑर्डिनेट दोषा, एंड देन कम्स द थर्ड। सो इट इज लाइक कि 40% ऑफ दिस, 30% ऑफ दिस, एंड देन रिमेनिंग लाइकवाइज, रैंडमली स्पीकिंग, बट उस तरह से उनका प्रोपोर्शन होता है। गॉट इट, ठीक है। सो उस हिसाब से ट्रेट्स भी बनते हैं। परफेक्ट। सो बहुत क्लियर हुआ कि वायु क्या है, पित्त क्या है। अब कफ की बात करते हैं। यस। सो कफ इज, आई वुड से, ऑपोजिट ऑफ पित्त, कि जहाँ पे कूलिंग एनर्जी जो है हमारी, वो कफ को रिप्रेजेंट करती है। कफ जो है वो फ्लूइड है। कफ जो है वो नरिशिंग है। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारी नरिशमेंट को, हमारी स्टेमिना को अगर जो कोई रिप्रेजेंट करे तो वो कफ है। कफ जो है वो एक कामनेस, एक कंपोजर और एक क्लैरिटी, ये तीनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है। राइट। सो कफ वाला जो व्यक्ति है ना, वो भी बहुत क्लियर है। उनको भी पता है कि मुझे क्या करना है, बट उनका एटीट्यूड डिफरेंट है। ही इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, हम्बल है। वो अपना काम किए जा रहा है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। और शायद ऐसा भी हो कि कफ वाली व्यक्ति जो है वो कहीं एक कोने में बैठी है। ही इज़ नॉट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ही इज़ नॉट समवन कि उनको एवरी टाइम एक अटेंशन चाहिए। बट even then he or she is very much clear about their vision and everything, and he or she is continuously focusing upon it. कफ वाली व्यक्ति जो है उसमें इम्यूनिटी अच्छी होती है। उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। कंपैरेटिवली सात्विक होते हैं वो लोग। सो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि कफ प्रकृति जो है वो रिलेटिवली बेटर है। देन कम्स पित्त प्रकृति एंड देन कम्स वायु प्रकृति। ठीक है। सो वो शायद इसलिए कहा गया होगा बिकॉज हमारी इम्यूनिटी और हमारी स्टेमिना, ये दो चीज़ों जो कि अभी मेन है, उसको कफ रिप्रेजेंट करता है। और इन जनरल कफ वाली व्यक्ति शांत है। अननेसेसरी किसी के साथ डिबेट या अननेसेसरी किसी के साथ झगड़ा वगड़ा ऐसा उनके उसमें आता नहीं है स्वभाव में। अननेसेसरी ऑथोरिटेरियन नहीं है। सॉफ्ट स्पोकन है। ओवर सोशलाइज नहीं करते हैं लोग। अलूफ भी होते हैं कई लोग। सो ये सारी चीज़ें जो है वो कफ के ट्रेट्स हम मान के चलते हैं। डिसीज की अगर हम बात करें, आप कफ डोमिनेटेड मैं हूँ। यस, बट आई एम कफ ऑल्सो। एंड पित्त एंड वायु में मेरा पर्सनली ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि मेरा थोड़ा अप एंड डाउन चलता रहता है। लाइक पर्सनली स्पीकिंग, आई एम नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ स्पाइसी थिंग्स। और वो अगर मैं खाऊं ज़्यादा तो वो मुझे थोड़ा सा रिएक्शन देती है। तो मुझे ये पता है कि अगर पित्त एग्रावेट करे ऐसी कोई चीज़ मैं खा लूँगा तो पित्त मेरा एग्रावेट हो जाएगा। सो ऐसे लोग होते हैं ना, कई लोग, जैसे मेरे ही ग्रुप में कई लोग हैं कि वो लोग कितना भी स्पाइसी खा ले, दे आर फिट एंड फाइन, उसको नेक्स्ट डे इज लाइक नथिंग। और उसकी जगह पे अगर मैं हूँ तो मेरा दूसरा दिन बिगड़ेगा। मुझे गैस्ट्राइटिस होगा, एसिडिटी होगी, डायरिया हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएगी अगर एक हद से ज़्यादा मैंने स्पाइसी खा लिया तो। ठीक है। सो वहाँ पे मेरा पित्त का एक, मुझे मेरी एक पित्त की लिमिटेशन मेरी पता है मुझे। सिमिलरली वायु, सो वायु में भी मुझे पता है कि मेरी स्किन ड्राई हो जाती है। ज़्यादा बोलने पे मेरे गले में ड्राइनेस आ जाती है। थोड़ा मेरा गला बैठ जाता है, दैट आई कैन सेंस।
ओके तो वहाँ पे मेरा वायु भी काम कर रहा है. सो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि जब भी हम लोग हमारी प्रकृति का एनालिसिस करें ना, तो इन 99.9% ऑफ द केसेस ऐसा होगा कि आप किसी एक दोष पे पिन पॉइंटेडली नहीं कह पाओगे नहीं कह कि मैं यही हूँ, बिकॉज देर आर वेरियस फैक्टर्स. और दूसरी चीज़ क्या है कि देर आर वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो कि जो हम पे इफेक्ट करते हैं. जैसे डाइट, ठीक है, जैसे अभी सीजन, नेचुरली अभी की सीजन में आपके वायु और पित्त का बढ़ना इज लाइक वेरी इजी, और अभी आपका कफ रिलेटिवली कम रहेगा. राइट. अभी आप आइसक्रीम भी खाएंगे, आप जूसेस भी पिएंगे नॉर्मली हो, तो भी आपको कफ नहीं बढ़ेगा. बट यही चीज़ अगर आप जनवरी में करेंगे तो शायद आपका कफ ज़्यादा बढ़ सके. करेक्ट. सो सीजनल फैक्टर है, डाइट है, आपकी खुद की मेंटल स्टेटस है, ये सारी चीज़ें जो है वो भी आपके ओवरऑल बॉडी टाइप पे इफेक्ट करती है. ओके. अगर लेट्स से कफ इम्बैलेंस हो जाता है तो आई गेस सर्दी जुकाम हो Yes. जाना सबसे कॉमन है. सर्दी और क्या जुकाम है? हो जाना सबसे कॉमन है. ब्लॉकेजेस वो सारे कफ से रिलेटेड है. कफ इज पृथ्वी तत्व प्रधान. सो जितने भी ब्लॉकेजेस या ऑब्स्ट्रक्शन वाले इश्यूज जो हैं उसमें कफ का इन्वॉल्वमेंट रहता है. जैसे कोलेस्टेरॉल हो गया या तो फिर स्टोन्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके कफ के इम्बैलेंस की वजह से, किडनी स्टोन्स हैं, ये सारी चीज़ों में, gallbladder या गॉलब्लैडर स्टोन, उसमें कफ इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स. ओके. इसके अलावा किसी भी टाइप की मंदता जो है, यानी कि स्लो हो जाना, सो ये सारी चीज़ों में भी आपका कफ का प्राधान्य है. ओबेसिटी इज कफ. सो जब कफ ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तब आप में एक प्रकार का जो वो ट्रेट वाली बात कर रहे थे ना, उसमें ही हम अगर जाए कि अब जब कफ बढ़ा है आपका तो आप आलसी हो जाते हो. सो देन यू आर होता है, चलता है, एटीट्यूड हो जाएगा, कल करेंगे, हाँ कल करेंगे, परसों करेंगे, आलसी हो जाना, सोते रहना, बैठे रहना, ये सारी चीज़ें जो है आपके अंदर आ जाएगी. और उसी की वजह से फिर कफ से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, अब अगर ओबेसिटी आई तो फिर वो पूरा विशियस साइकिल आपका जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज का है, जिसमें आपका कोलेस्टेरॉल भी आएगा या आपके लिपिड्स भी आएंगे या तो फिर आपका शुगर कंट्रोल में भी फ्लक्चुएशन आएगा, ये सारी चीज़ें फिर रिफ्लेक्ट करेगी. सो इसमें कफ जो है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है. ब्लॉकेज आपने बताया, तो हार्ट में जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो भी कफ की वजह Yes. से. ओके. कफ इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स. यस. गॉट इट. ओके. फैटी लिवर, ये सारे इश्यूज. यस. और उसमें पित्त भी आता है. पित्त आता है, बट कफ इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, बिकॉज लीवर जो है ना वो एक्चुअली हमारे पित्त को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. बिकॉज नॉर्मली क्या है कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स से रिलेटेड है, ऑर्गन है हमारा. और जब हमारा लीवर डैमेज होता है या तो हमारा लीवर जब काम करना कम करता है तो उसका सीधा असर जो है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है. फैटी लीवर में यही है कि फैट्स का जो लेयर आ जाता है और उसकी वजह से लीवर पे लोड पड़ना. फैट आना इट मीन्स कि आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है. गॉट इट. ओके. ओके. सो एनीथिंग विच इज फैट वो कफ को रिप्रेजेंट करेगा. गॉट इट. ओके. अगर हम ओवरऑल यहाँ पर बहुत बहुत आइडिया मिला है, आई एम श्योर जो भी लोग सुन रहे हैं उनको भी पता चला होगा, ओके ये मैं हूँ, मैं पित्त हूँ या मैं ये हूँ. बट ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि सभी का कॉम्बिनेशन होता है, सिर्फ एक ही दोष नहीं होता है. ये जो आपने बताया कि अलग अलग प्रकृति है, एक विकृति भी आई गेस होता है. तो पहला सवाल कि क्या प्रकृति लाइफ में कभी भी, लाइफ टाइम में कभी भी चेंज होती है, एंड दूसरा विकृति क्या है एग्जैक्टली? सो प्रकृति लाइफ में चेंज होती भी है और नहीं भी होती है. कैसे? एज वी स्पोक कि देर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स कि जिसकी वजह से हमारे शरीर की प्रकृति चेंज होती है. ओके. राइट. फॉर एग्जाम्पल, मैं कफ प्रकृति का हूँ, बट मेरे खाने में ऐसा कुछ आया तो उसकी वजह से मेरा पित्त का इम्बैलेंस हुआ. राइट. बट हैविंग सेड दैट, एक जो हमारी कोर प्रकृति होती है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज. इट इज लाइक अवर जेनेटिक्स. वो हमारी एक रूटेड प्रकृति है. ओके. और वो जो है ना वो हमारा पर्सनालिटी ट्रेट है. सो जब फ्लाइट और फाइट वाली सिचुएशन आएगी ना, तब हमारी प्रकृति का जो मोस्ट नेचुरल हमारा रिस्पॉन्स होगा ना, वो हम रिएक्ट करेंगे. गॉट इट. क्योंकि वो मूलभूत रूप से हम वो है. गॉट इट. राइट. सो वो चेंज नहीं होगा. ओके. राइट. विकृति जो है वो इट इज नथिंग बट जब हमारे शरीर के दोष जब प्राकृत अवस्था में है वो नहीं होता है, यानी कि दोष का इम्बैलेंस होना, दैट इज आवर विकृति. गॉट इट. सो एज वी स्पोक अर्लियर कि
दोष के विकृत हो जाने की वजह से ही अलग अलग टाइप के डिसीजेज हम फेस करते हैं. परफेक्ट. अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से दिनचर्या देखें कि सुबह से रात तक एक इंसान को आइडियली कैसी लाइफ जीनी चाहिए, लाइक देर आर सर्टन थिंग्स कि जो आप मॉर्निंग में करो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इवनिंग में करनी है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रात को अवॉइड ही करना है. तो आपके हिसाब से वो दिनचर्या अगर आप बता सके कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. श्योर. देखो आयुर्वेद में है ना इतना एलोबोरेटेड डिस्क्रिप्शन है. आयुर्वेद का एक ग्रंथ है अष्टांग हृदय, फॉर दोज हु आर मच इंटरेस्टेड. अष्टांग हृदय नाम का एक ग्रंथ है और इसमें वेरी सेकंड चैप्टर इज दिनचर्या. ठीक है. पहला चैप्टर में आपको आयुर्वेद की बेसिक डेफिनेशंस वगैरह आपको पता चलेगी और सेकंड चैप्टर जो है वो दिनचर्या है, जहाँ पे आपको मॉर्निंग से लेके आपकी पूरी डेली रिजाइम उनमें दी गई है. राइट. अब उसमें देर आर टू थिंग्स. एक चीज़ ये है कि अभी के टाइम में जिस तरह से हम लोग सारे ऑक्यूपाइड हैं, उस तरह से 100% उसी तरह से फॉलो करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. ओके. सो रादर देन कि पूरा का पूरा उसी तरह से डिस्कस करें, आई थिंक प्रैक्टिकली अभी के टाइम में जो रिलेवेंट है और उसकी वजह से लिटरली हमारे हेल्थ में फ़र्क पड़ेगा और जो कि आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को ही रिफ्लेक्ट करता है, ओके. ओके. वो डिस्कस करते हैं. यस. राइट. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज गेट अप अर्ली. गेट अप अर्ली, जल्दी उठ जाइए. जल्दी उठ जाओ. आयुर्वेद का वो दिनचर्या का पहला ही श्लोक ये है कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठ्य. सो ब्राह्म मुहूर्त में उठना है. ठीक है ना. ब्राह्म मुहूर्त इस सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का मुहूर्त. सो अगर 6 बजे का सूर्योदय है हमारा तो अराउंड 4-4:30 वी शुड बी गेटिंग अप. करेक्ट. ठीक है. तो ये एक सबसे, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मतलब इसके ऊपर रिसर्च भी आपको मिलेंगे और प्रैक्टिकली भी अगर हमारा दिन जल्दी शुरू होता है ना तो वी आर मोर प्रोडक्टिव. ठीक है. हम लोग थोड़े, हमारा आउटपुट भी ज़्यादा होता है, हमारी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहती है, हमारे पास टाइम रहता है हमको एक्सरसाइज करने का, पढ़ने का, खुद के साथ टाइम बिताने का. बिल्कुल. बिल्कुल ऐसा कहा जाता है ना कि अगर आप 1 घंटा लेट उठते हो तो उस 1 घंटे को पूरे दिन फिर आप चेज करोगे. मिलेगा नहीं वो. एग्जैक्टली. सो इफ लेट अस से वी गेट अप एट 5, तो हमारे पास नॉर्मली हमारा रूटीन जो है वो 9-9:30 10 o'clock तक शुरू होता है. सो हमारे पास पूरे 5 घंटे हैं. लाइक 5 hours इज अ गुड टाइम कि जहाँ पे हम कुछ हमारा पर्सनल रिक्रिएशनल शौक जो है या हमारे खुद के साथ टाइम बिताना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. हम हमारी सेल्फ के ऊपर थॉट्स दे सकते हैं. हेल्थ के ऊपर 1 मिनट भी नहीं मिल रही है तो 1 घंटा भी मिलेगा, उसमें 5 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो गए. बहुत है. सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. तो जितना प्रैक्टिकली मैं आपको पूछूं, जो भी लोग सुन रहे हैं ना वो बोल रहे हैं कि 4:30 तो होने से रहा, लाइक इट्स नॉट पॉसिबल. तो प्रैक्टिकली आपके हिसाब से क्या लगता है कि इतने बजे से लेट तो आप करो ही मत. इफ आई वॉज देयर नॉट लेट देन 6:30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ओके. इफ आई वाज देयर. अब इसमें लुक देयर आर, नो मैटर कौन सी सीजन है, समर, मॉनसून, विंटर. ओके. बट अगेन पैरेलली स्लीप प्रॉपर होना भी जरूरी है. सो बिकॉज देयर आर पीपल कि जो लोग सोते ही रात को 2-2:30 बजे हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस. अगर सिर्फ मोबाइल देख रहे हैं देन इट इज द वर्स्ट हैबिट. बट अगर काम ही ऐसा है, कोई लोग नाइट शिफ्ट में है या तो उसी तरह का काम है कि वो लोग रात को 1-2 बजे, मतलब 7 hours स्लीप इज मैंडेटरी. ठीक है. तो फिर उस हिसाब से इफ इट इज समथिंग विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. आई एग्री. कितने बजे सोना चाहिए आइडियली, कितने बजे पहले? इट डिपेंड्स, बट वो रिवर्स आई थिंक कैलकुलेशन करें हम लोग. ओके. कि इफ यू वर, मान लो 6 बजे आपको उठना है तो उस हिसाब से नॉट लेट देन 10:30. 10-10:30. राइट. और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 से 2 बजे का समय पित्त डोमिनेटेड आई गेस होता है, जिसमें हार्मोनल सिक्रेशंस और ऐसे बॉडी में केमिकल्स बन रहे हैं कि जो डिटॉक्स में सपोर्ट करता है. तो अगर लेट सोते हैं तो फिर वो रिजुविनेशन. और एक जो सर्काडियन रिदम होती है हमारी, राइट, जिसमें हमारे बॉडी को और हमारे माइंड को पता है कि इस टाइम पे सिक्रेशन हो रहा है कोई पर्टिकुलर, जैसे मेलेटोनिन सिक्रेशन है हमारा, तो वो एक सर्काडियन रिदम है जहाँ पे कुछ टाइम पे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं, कुछ टाइम पे हमारे हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं जो कि हमको काम कंपोज करेंगे, मेलेटोनिन वगैरह. सो उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो धीरे 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 वो बॉडी
के डिस्टर्बेंस में कन्वर्ट होगा. आपने केदार सर बहुत अच्छा बताया मेलेटोनिन को लेकर. आई हैव अ क्वेश्चन कि लाइफस्टाइल में तो चेंजेस करना, जैसे स्क्रीन टाइम ऑफ करना, सनलाइट सुबह देखना, ये सब मेलेटोनिन नेचुरली प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, बट तो भी बहुत सारे लोगों को जेन्युइन चैलेंज है. तो उस केस में कुछ ऐसा मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं कि जो आपको मेलेटोनिन प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं. Yes. सो क्या आप ऐसे कोई हर्ब्स या ऐसे कोई सप्लीमेंट्स आपके हिसाब से सही है लेना? यस, ले सकते हैं. और देर आर मैनी सप्लीमेंट्स, बट मैं कुछ हर्ब्स की बात करूँ ना, तो एक वेलेरियन है, वेलेरियन रूट. इट इज़ वेरी फेमस राइट नाउ, लोगों को Yes. पता चला है, बट इट वाज लॉन्ग बैक. जैसे आयुर्वेद में इसको तगर बोलते हैं, और तगर का वर्णन जो है वो उस टाइम पे बिफोर 2000 ईयर्स इट वाज देयर, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है. सो तगर इज समथिंग विच रिलैक्सेस आवर माइंड एंड बॉडी. वो हमारी एंग्जाइटी को भी कम करता है, और साथ में वो मेलेटोनिन सिक्रीशन में भी हेल्प करता है. राइट. सिमिलरली अश्वगंधा इज देयर. अश्वगंधा. राइट. सो अश्वगंधा जाना जाता है मेल पोटेंसी के लिए यूजुअली, बट अश्वगंधा इज वेरी मच हेल्पफुल इन स्लीपिंग. सो वो स्लीप ऑनसेट को भी कम करता है. सो यू सेड ना कि लोग जाते तो हैं एक गुड इंटेंशन से कि भाई चलो सो जाते हैं जल्दी, बट फिर वो बेड पे पड़े रहते हैं, नींद नहीं आती है, फिर मोबाइल ले लेते हैं, फिर माइंड एक्टिव हो जाता है. सो वो स्लीप ऑनसेट उसकी वजह से लेट होता है, तो उसमें भी वो हेल्प करता है. और तीसरा जो है ना, वो हमारा एक बहुत ही अच्छा मतलब गुजरात हाउस होल्ड में हम उसको गंठोड़ा बोलते हैं. सो गंठोड़ा इज पिपली मूल. पिपली मूल इज अ रूट ऑफ अ प्लांट. और हमारे एंसेस्टर्स यूज, जैसे हमारे दादा दादी की जनरेशन वाले जो लोग हैं ना, उनको तो ये बहुत ही इजीली पता होगा. सो वो लोग क्या करते थे कि नींद ना आए तो ये गंठोड़ा का पाउडर जो है वो अभी भी आपको किसी भी गांधी की दुकान से इजीली मिल सकता है. उसको आधा चम्मच दूध में डाल के ले लेना है. सो दैट ऑल्सो हेल्प्स. अब गंठोड़ा जो है ना, वो प्राइमरीली आपके वायु को बैलेंस करता है. अच्छा. पिपली मूल is very good in your balancing your vayu, and vayu is related to your thoughts. So again वो सर्कल आ जाता है कंप्लीट हो जाता है. ओवर थिंकिंग है तो नींद नहीं आ रही, एंग्जाइटी Yes. नींद नहीं आ रही. Yeah. So ये तीन चीजें जो है वो that I can recommend. छोटे बच्चों को लोग नटमेग पाउडर भी देते हैं. हाँ. सो नटमेग पाउडर इज ऑल्सो देयर. नटमेग पाउडर का एक थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर क्वांटिटी ज़्यादा ले ना, तो थोड़ा वो कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है. सो बट ये चीज़ें जो प्रॉपर डोज में ली जाए, नो योर बॉडी फर्स्ट. सबसे पहले आपने आपकी बॉडी को जानिए कि आपको कितना ज़रूरत है, और उस हिसाब से आप ले सकते हैं. अदरवाइज यू कैन कंसल्ट योर नियर डॉक्टर्स एंड देन. सो दिनचर्या में आपने पहला बताया कि आप ब्रह्म मुहूर्त जो है सनराइज जब होता है उसके 1.5 घंटे पहले अगर कर सकते हैं, उठ सकते हैं, ग्रेट. अदरवाइज 6:30 से लेट ना उठिए. 10 साढ़े 10 बजे सो जाइए, मैक्सिमम शायद 11 बजे. उसके बाद और क्या दिनचर्या में और क्या करें? इमीडिएटली उसके बाद जो चीज़ है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू स्टार्ट योर डे. सो उसमें यही जो श्लोक मैंने बोला ना कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठ्य, फिर उसका सेकंड पार्ट आता है कि स्वस्थो रक्षार्थम आयुष, यानी कि अपने आयुष्य की और अपने स्वास्थ्य की रक्षा की कामना करिए सबसे पहले. सो ग्रेटिट्यूड वाली फील कि आप उठते हैं, सबसे पहली चीज़ कि आप आपके इष्ट देव, आपके भगवान को ग्रेटिट्यूड से आप बोलिए कि आपने एक नया दिन मुझे दिया है, एंड आई एम हेल्दी, आई एम वेरी मच फाइन, और एक पॉजिटिव वाइब से आपका दिन शुरू कीजिए. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यही चीज़ करते हुए मैं एक चीज़ ये और ऐड ऑन करूँगा कि हो सके, इफ़ इट इज़ नॉट वेरी मच अर्जेंट, तो उठने के बाद एटलीस्ट 1 घंटे तक आप किसी भी टाइप के सोशल मीडिया या किसी भी टाइप के एक्सटर्नल स्टिम्युलस के संपर्क में ना आए. फोन को टच ना कीजिए. हाँ, फोन को टच मत कीजिए. यस, अंटिल इट इज़ वेरी अर्जेंट. बट कोई सोशल मीडिया या कोई भी टाइप का टाइम पास वाली बात नहीं. कई लोगों को अब इतनी खराब आदत है कि वो वॉशरूम जाते टाइम में फ़ोन साथ में लेके ही जाते हैं. सो दिस इज समथिंग विच इज़ टोटली अवॉइडेबल. ठीक है. क्या होता है जब वो 1 घंटे में अगर मोबाइल का यूज़ कर लिया, ईमेल्स पढ़ लिए? एक्चुअली इसके पीछे का साइंस जहाँ तक मुझे पता है ना, इन जनरल इट इज़ नॉट अबाउट दी फर्स्ट आवर ओनली, बट हमारा पहला 1 घंटा जो है ना, जब हम उठते हैं और फिर हम सोने के टाइम का, एटलीस्ट वी कुड से कि हम एटलीस्ट 20-22 घंटे या 18-20 घंटे ऐसे हैं कि जो हम लोग अब पूरा करने वाले हैं अंटिल वी स्लीप अगेन. तो उस टाइम में ये हमारा पहला घंटा है ना, वो इन अ वे डिसिसिव है. हमारे पूरा दिन जो है वो कैसे जाएगा.
करेक्ट. So if we are happy, if we are full of our energy, if we are satisfied और हम clear हैं और मतलब there are multiple things which you can do, you right, कि अगर आपको पूरे दिन का प्लान करना है तो you can do it that in that 1 hour कि आप पूरा दिन कैसे बिताएंगे, to do lists कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये सब चीज़ें, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, अपने आप के साथ थोड़ा टाइम बिताइए, वॉकिंग करिए, यू नो, या तो अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाइए, वापस आइए पेरेंट्स के साथ. सो बिकॉज ये पहला घंटा ऐसा है कि यू आर देयर, मतलब यू डोंट हैव एनीथिंग वेरी सिग्निफिकेंट थिंग टू डू. राइट. वंस यू आर इन योर बिजनेस और वंस यू आर इन योर ऑफिस, देन पूरा आपका माइंड का चेंज हो जाएगा, पूरा अट्रैक्शन जो है, वो सारी चीज़ें जो है वो अटेंशन चला जाएगा. बट यहाँ पे ऐसा है कि आप उठे हुए हैं, आपने पहले आप कॉन्शियसली ग्रेटिट्यूड वाली भावना से आपके बॉडी को, यू आर फिट, हेल्दी, फाइन, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एवरीथिंग, एंड देन यू आर विथ यू, नाउ यू आर. सो वो एक अच्छी चीज़ है, वो इम्पोर्टेंट है. अब उसमें यदि हम एक्सटर्नल स्टिमुलस को ऐड करेंगे ना, तो वो पूरा बैलेंस बिगाड़ देगा. बैलेंस बिगाड़ देगा. मुझे थैंक्स टू माय फादर, आप जानते हैं उनको, तो उन्होंने मुझे इतना बचपन से यू नो इन अ वे कंडीशनिंग किया है माइंड का. तो मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी तब से जल्दी सोना. सो मैं तो 9:30 बजे पहले सो जाती थी. अभी 11 बजते हैं बट 9:30 पहले. और सुबह 4-4:30 बजे उठ जाती थी. और मेरा एक रूटीन रहता था जो आज दिन तक मेंटेन होता है. तो आज भी मैं सुबह जब उठती हूँ उसके बाद आई हैव अ रूटीन जो मुझे फादर से ही मिला है कि मैं नेचर में वॉक करने को जाऊंगी. आप जानते हैं मेरे फादर एवरीडे एटलीस्ट 1 or 2 hours देते हैं. तो मैं जब अपने मायके होती हूँ, तो जैसे मैं कल ही थी, तो कल और परसों दोनों दिन मैं और पापा गए गार्डन में. और नया गार्डन बना है, तो हम वहाँ पर थोड़ा किलोमीटर वॉक किए, फिर प्राणायाम किया बैठ के. मस्त थोड़ी सी सनलाइट आ रही थी, ऑक्सीजन मिल रहा था फ्रेश. प्राणायाम के बाद थोड़ा सा ओमकार वगैरह सारी चीज़ें करी, थोड़ा योगा स्ट्रेचेस करे एंड मेडिटेशन किया. एंड आई फील कि मैं भले आधा घंटा 1 घंटा जितना भी मैं 10 मिनट भी दे सकती हूँ, अगर मैं ये दे देती हूँ पूरा दिन, मुझे ऐसा लगता है कि वो चेहरे का ग्लो हो या मेरी एनर्जी हो, सब कुछ इवन काम ज़्यादा होता है. और लोगों को ये लगता है कि नहीं आप सुबह जल्दी उठोगे और ऐसा 1-1 घंटा अपने आप को दोगे तो कितना प्रोडक्टिविटी कम होगा. आई थिंक आपका भी, आप अगर अनुभव, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, शॉर्ट में अगर बता सके. सेम ईयर. जैसे मैं अगेन आई एम ऑल्सो अर्ली वेकअप गाय, कि जितना हो सके उतना जल्दी उठता हूँ. मेरे म्यूजिक के कुछ ऐसे कमिटमेंट्स अगर आ जाएं जिसमें मुझे लेट नाइट तक काम करना पड़े, देन इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. अदरवाइज आई मेक इट अ पॉइंट, मैं अराउंड 6 o'clock उठ जाता हूँ. आई मेक श्योर कि मैं मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाऊँ, और फिर वही वॉकिंग रेगुलर करना. हम हमारे घर में पिछले 20-25 साल से एक काढ़ा पीते हैं जो कि हम खुद बनाते हैं. अच्छा. सो वो काढ़ा रेगुलरली मॉर्निंग में पीना है. बुक्स, उस टाइम में कुछ अच्छी बुक्स जो कि हमको ऐसा लगे कि ये एवरीडे कुछ पढ़ना है मुझे, उसमें से एटलीस्ट 15-20 मिनट्स सुबह में मैं पढ़ता हूँ, है ना. तो ये सारी चीज़ें, गार्डन में जाना, अगेन प्राणायाम वगैरह करना. सो लाइकवाइज, और ये एक्चुअली बहुत ज़रूरी है. बिकॉज लुक, ये मेरी फिलोसॉफी कि आप चाहे कितना भी दौड़ रहे हो, अल्टीमेटली किस चीज़ के लिए, फॉर व्हाट, यू नो, सर्कल कंप्लीट होना है. देखो, दिस इज एन एंडलेस जर्नी, राइट. करेक्ट. जैसे किसी के पास 100 रुपए है, वो 1000 के लिए दौड़ेगा, जो 1000 है वो 10,000 के लिए दौड़ेगा, खत्म नहीं होगा. सो ये एंडलेस जर्नी है. बट एट दिस, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. ऐसा नहीं है कि हिमालय में चले जाना है, बट इसी के साथ में एटलीस्ट एक कॉन्शियसनेस होना हमारे पास कि भाई ठीक है ये सब चीज़ कर रहे हैं, बट एटलीस्ट देयर शुड बी टाइम कि जहाँ पे हम हमारे लिए, हमारे नियर एंड डियर वंस के लिए, हमारे फैमिली के लिए एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें. बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ फॉर दिस थिंग्स ओनली. करेक्ट. जो हैप्पीनेस हम चाहते हैं हमारी लाइफ में, चाहे वो मटेरियली मिले चाहे इमटेरियली मिले, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट वो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है. ओके, राइट. सो द फर्स्ट आवर इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. फिर आयुर्वेद में पूरा एक 1 by 1 प्रोसीजर्स हैं कि जिसमें आपको यही चीज़ कि भाई प्रॉपरली ब्रशिंग करना है, टंग क्लीन से लेके सब कुछ प्रॉपर, आपका पेट साफ हो उस तरह से पानी पीना है पहले. फिर आप पेट साफ को, आपको नॉर्मल वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, वो आपकी प्रकृति के हिसाब से. ल्यूक वार्म वाटर आप पी सकते हैं, बट अगर आप
आपकी प्रकृति में पित्त बहुत ज़्यादा है तो वो ल्यूकवार्म वाटर जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पित्त को इम्बेलेंस कर सकता है. अच्छा, सो उस टाइम पे आपको नॉर्मल वाटर पीना है. रियली ये Right. बहुत So important yeah. So है. you should know. That's why I'm speaking. You should know your body well first of all, because there are two things. एक जो है वो जनरलाइज्ड है और एक जो है वो कस्टमाइज्ड यानी कि पर्सनलाइज्ड है. ये सभी जगह पे ये रूल लागू होता है. जगजीत सिंह जी की गजल है वो जनरलाइज्ड इफेक्ट है एक काम कंपोज्ड वाली. बट अगर किसी का दिल दुखा है तो उसके लिए वो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस भी है. ये एग्जांपल सबको याद है रहेगा. ना. तो वो रोने भी लगेगा वो गजल को सुन के. बट इन जनरल सभी के लिए एक एक्सपीरियंस है जो कि काम कंपोज्ड एक्सपीरियंस है. राइट. सो सिमिलरली हर एक चीज का एक जनरलाइज्ड एक्सपीरियंस होता है. जैसे तीखी चीजें हैं उनका एक जनरलाइज्ड एक्सपीरियंस है बट एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस भी है जो कि आपके बॉडी को आपको समझ के फिर वो करना है. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे ऐसा भी है शिवानी कि पीपल नो देयर बॉडी. करेक्ट. लोगों को पता है. ऑलमोस्ट 100 में से 95% लोगों को पता है कि उनको क्या सूट करता है और क्या नहीं करता है. इट इज ऑल अबाउट देयर विल पावर. ठीक है. तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा. करेक्ट. और अवेयरनेस में होना भी उतना जरूरी है. Yeah. पता है बट ओके वही चीज करे जा रहे हैं जो उनको सूट नहीं कर रहा है. बट अवेयरनेस जैसे आएगा तो चेंजेस बहुत इजी हो जाएगा. ओके. उसके अलावा कुछ दिनचर्या में आप ऐड करना सो ये पूरा एक फिर जो है वो पूरा नॉर्मल रिजाइम चल रहा है आपका. और फिर आगे जाके सीजन के अकॉर्डिंगली कुछ कुछ चेंजेस आते हैं कि जैसे समर्स हैं तो आपको ऐसे खस है या तो उशीर एक औषधि है. इन सारी चीज़ों से मिक्स किया हुआ पानी जो है उससे आपको बाथ वगैरह लेना है. वो सब सारी चीज़ें जो है वो आती है. फिर मसाज वगैरह करना ये सब चीज़ें आती है. एंड देन फूड. तो फूड में भी यही है कि आपको बहुत ही कॉन्शियसली खाना है. टोटली अटेंटिव होके खाना है. आपके बॉडी को जान के खाना है. बहुत ही ज़्यादा भी नहीं लेकिन बहुत ही कम भी नहीं. उस तरह से खाना है. खाना में हो सके उतना सात्विक भोजन लेना है. ओके. ठीक है. और पूरे मन से खाना है. उसका भी पूरा डिटेल एनालिसिस है कि कैसे खाएं आप. उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है. वाह. सो इसे आसान भाषा में 2 क्वेश्चंस. कौन से ऐसे फूड्स है जो जनरली आयुर्वेद के हिसाब से लोगों को अवॉइड करने चाहिए या मे बी प्रकृति के हिसाब से अगर आप पहले अवॉइड क्या करना वो बात करते हैं. सबसे पहले जो विरुद्ध आहार है ना उसको अवॉइड करना है. ओके. सो ऐसे फूड जिनकी प्रकृति ही अलग है. फूड की प्रकृति. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि मिल्क एंड ऑनियंस. मिल्क एंड प्याज. ओके. है ना. जो दूध और प्याज दोनों को एक साथ मत लीजिए. ओके. ठीक है. वो विरुद्ध आहार है. कुछ लोग सब्जी में डालते हैं. इट इज विरुद्ध आहार. वो भी नहीं. इट इज अभी ऐसा नहीं कि कच्चा प्याज. हाँ. पका हुआ प्याज भी नहीं. दूध के साथ नहीं. ओके. ठीक है. सिमिलरली दूध और मूली वो भी विरुद्ध आहार है. ऐसा लिस्ट ऑफ थिंग्स है जो कि विरुद्ध आहार है. बट उसमें क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा भी हुआ है कि धीरे धीरे हम लोग हमारे जियोग्राफी के हिसाब से और हमारी प्रकृति के हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें जो है वो यूज टू हो जाती है. जिसको हम लोग सात्म्य बोलते हैं. सात्म्य माने कि अब हमारे लिए ये सूटेबल है. नाउ इट इज़ नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस. इट इज़ अ जनरेशनल प्रोसेस. सो फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि एक विरुद्ध आहार ऐसा लिखा गया है कि सॉल्ट और दूध जो है ना वो विरुद्ध आहार है. बट अगर हम गुजरात के या तो हमारे नॉर्मली ही हमारे ओवरऑल इंडिया की भी बात करें, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया की बात करें, सो दूध के साथ हम खिचड़ी या दूध के साथ हम सॉल्ट वाले राइस या दूध के साथ हम सॉल्ट वाली रोटी या तो भाखरी, ये हमारा स्टेपल है. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अब हमारे लिए विरुद्ध आहार नहीं रहता है बिकॉज वो हमारे लिए सात्म्य हो जाता है. ओके. सो ये चीज़ एक है. बट इट इज़ नॉट लाइक कि वो हर एक में होता है. करेक्ट. और उसके अलावा क्या क्या होंगे ऑपोजिट फूड में आपने जो बताया उसके अलावा? सो दूध के साथ और मूली के साथ ये दो के साथ मेजर ऑपोजिट्स हैं. सो हम लोग यूजुअली ऐसा ही बोलते हैं कि अगर आपको दूध के साथ कुछ लेना है ना तो सिंपल रोटी सब्जी दूध उस तरह से लीजिए.
और मूली और ऑनियन के साथ भी ऐसा ही कीजिए कि अननेसेसरी और कुछ भी इसके साथ आप मिक्स मत कीजिए। Okay. दूध के साथ खट्टी चीज़ें भी अवॉइडेबल है। कुछ लोग फ्रूट डालते हैं Avoidable. जैसे एप्पल, आई थिंक केला, चीकू फाइन। केला चीकू इज स्टिल फाइन, हाँ, बट खट्टा फ्रूट्स तो बिल्कुल नहीं, जैसे मैंगो शेक। मैंगो शेक भी नहीं। हाँ, समर है, लोगों का दिल दुखेगा, बट सो आयुर्वेदा के हिसाब से इट इज अ विरुद्धाहार, यस, क्योंकि खट्टा कोई भी फ्रूट है वो अवॉइड करना चाहिए। ओके। ठीक है, बाकी देखो प्रकृति के हिसाब से आपको चूज करना है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, बट कुछ ऐसे फूड है कि जो हमारी प्रकृति, हमारे रीजन और हमारे ओवरऑल एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारे लिए सूटेबल है। सो फॉर एग्जांपल घी, अच्छा, राइट, सो गाय का घी है, प्योर घी। सो ये इट इज द मोस्ट, आई शुड से, स्टेपल फूड, क्योंकि वो इसके इतने गुण है कि एवरीवन शुड कंज्यूम इट इन प्रॉपर क्वांटिटी। ओके, राइट, कुछ लोग बोलते हैं कि उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती है, कोलेस्टेरॉल में प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें, क्वांटिटी मैटर्स। ओके, कितना अगर आप राइट क्वांटिटी है? अगेन बॉडी टाइप पे जाता है, बट नॉर्मल आपको जो आप जैसे खिचड़ी में या तो राइस में आप नॉर्मली जो 1/2 टीस्पून जितना घी डालते हो, या तो रोटी में, या तो उसमें आप सब्जी में जो थोड़ा अपना नॉर्मल क्वांटिटी जो रहता है अपना, या 1 टीस्पून 1/2 टीस्पून, इट्स कम्प्लीटली फाइन अनटिल एंड अनलेस यू आर एक्टिव। ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन इट। कोलेस्टेरॉल वाला प्रॉब्लम भी अभी तो धीरे धीरे वो रिसर्च भी आ रही है कि इट इज नॉट दैट हार्मफुल, करेक्ट, राइट, इन कंपैरिजन विद द अदर फैट्स। घी एंड कोकोनट दोनों में ये रिसर्च आया है कि Yeah. वो एक्चुअली हेल्प करता है हार्ट को। यस, सो और घी जो है ना, वो हमारे शरीर में जो ओजस है, ओजस माने कि आयुर्वेद में ओजस का एक कॉन्सेप्ट है, और ओजस जो है वो हमारी 7 धातुएं जो है आयुर्वेद में, जो कि हमारे बॉडी के फंडामेंटल्स है, वुड से। फॉर एग्जांपल ब्लड इज अवर धातु, ठीक है, मसल्स आर अवर धातु, बोन्स आर अवर धातु। सो ये जो सारी धातुएं हैं उनका सार जो है वो ओज है। और ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर ओज है तो ही जीवन है, और ओज नहीं है तो जीवन नहीं है। और घी जो है ना, वो ओजस को रिप्रेजेंट करता है। सो इन अ वे व्हाट वी वुड से कि वो हमारी स्टेमिना, हमारी वाइटलिटी, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग वाली जो चीज़ बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो घी से मिलेगी। अभी A2 घी लेना चाहिए या रेगुलर घी चलेगा या बफेलो घी चलेगा? आई वुड रिकमेंड प्योर गाय का घी, देसी घी। ओके, ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोक्योर अभी, क्योंकि मिलता बहुत कम है, बट इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट ऑल्सो। आई थिंक थोड़ा सा परिश्रम करे तो आसपास की गौशालाओं में या आसपास के गांव में अभी लोग हैं जो, तो वहाँ से मिल जाएगा। बट A2 काऊ घी, A2 अदरवाइज यस, ओके, अदरवाइज यस, बट प्रिफरेबली मेरे लिए देसी गाय का घी जो है वो आई वुड प्रिफर मोर। ओके, ओके, गॉट इट, ठीक है। उसके अलावा कोई सुपर फूड? घी की आपने बात करी, मुझे एक कन्फ्यूजन भी है जो बहुत मैं चाहूँगी कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट थ्रो करें, एंड दैट इज़ मिल्क। लोगों को उसको लेकर भी बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि आज मिल्क एडल्टरेटेड आ चुका है, मिक्सिंग वाला है, केमिकल ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो क्या मिल्क भी सुपर फूड में आता है? इफ़ इट इज़ प्योर देन 100%। सो अगर आपके पास ऐसी सुविधा है कि जहाँ पे आप गाय का घी, गाय का दूध वो प्रॉपरली अनएडल्टरेटेड फॉर्म में आपके पास है, देन इट इज़ द सुपर फूड। ओके, ठीक है, हैविंग सेड दैट देयर आर 2-3 थिंग्स जो अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जनरेशनल चेंज हुई है, जिसमें एक जो चीज़ है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है। ठीक है, सो ऑफ लेटली लैक्टोज और ग्लूटियन में इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है लोगों में। पहले ऐसा नहीं था। जैसे गांव में अगर हम देखें तो गांव का स्टेपल फूड ही जो है वो रोटी और दूध है, जिसमें ग्लूटेन भी भरपूर है और लैक्टोज भी भरपूर है, बट फिर भी लोग इंटॉलरेंट नहीं होते थे। अभी बढ़ता जा रहा है। सो अगर ये चीज़ें हैं देन इट शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। करेक्ट। सो लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप मिल्क को अवॉइड कीजिए, अदरवाइज यस यू कैन हैव इट। बट अगर एडल्टरेटेड नहीं है तो इसके साथ ही साथ में कुछ कुछ ऐसे डिसीजेज भी हैं कि जिसमें आपको मिल्क अवॉइड करें, जैसे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह है, अगर उसमें आप मिल्क अवॉइड करें तो आपको
परिणाम अच्छा मिल सकता है, बट दैट इज फॉर टाइम बीइंग। ओके, वजन कम करना है तो हाँ, वो आप कर सकते हैं, बट गाय का दूध तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। उसमें भी अगर आप problem उबाल के प्रॉपर उसका क्रीम निकाल के गाय का दूध लीजिए तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके ओके। उसके अलावा कोई सपोर्ट करता है, कोई और फूड, सुपर फूड जो ऐड करना चाहिए आपको? घी हुआ, मिल्क हुआ, घी हुआ, मिल्क हुआ, फिर अगर करना है तो हल्दी। हल्दी। ओके। सो हल्दी इज समथिंग विच इज लाइक सभी को मोस्टली पता होगा, बट इट इज अ वंडरफुल हर्ब, वंडरफुल हर्ब। आई मीन आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि आंवला और हल्दी, ये दो चीज़ें जो है ना, वो आपके शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा हल्दी, क्यूरक्यूमिन, एज यू नो, कि मैनी यूजेस, राइट फ्रॉम कैंसर से लेके कोलेस्टेरॉल से लेके ओवरऑल आपके हेल्थ बेनिफिट्स, इम्यूनिटी, स्किन, ये सारी चीज़ों में हेल्प करती है। एक चीज़ है, हल्दी गर्म है प्रकृति में। सो अगर आपकी पित्त प्रकृति है देन यू शुड टेक इट कॉशियसली, बिकॉज कोविड के टाइम पे ये हुआ था, बिकॉज पीपल स्टार्टेड कंज्यूमिंग गोल्डन मिल्क लाइक एनीथिंग। लोग हल्दी वाला दूध पीते रहते, बट अगर पित्त प्रकृति है और आप ज़्यादा क्वांटिटी में हल्दी कंज्यूम करते हो तो वो आपको गैस्ट्राइटिस करेगा, एसिडिटी करेगा, डायरिया करेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। सो चूज इट वाइजली, बट हल्दी इज समथिंग विच यू शुड कंज्यूम रेगुलरली। ओके ओके। जो भी हमने अभी अश्वगंधा, वेलेरियन रूट वगैरह आपने बात करी, आपके हिसाब से कोई ऐसे उसके अलावा 5 टॉप कोई हर्ब्स होंगे जो आपको लगता है जनरली, जैसे त्रिफला, आई फील कि अगेन मेरे फादर से मैंने बहुत सुना है कि त्रिफला मतलब 3 फल ऐसे हैं जो इकट्ठा होते हैं और आपकी बॉडी में मैजिक क्रिएट करते हैं, तो ऐसा कुछ आप अगर बताना सो चाहिए? त्रिफला यू सेड, इसमें हरडे, बहड़ा और आंवला, ये 3 जो है उसका इक्वल प्रोपोर्शन होता है। और त्रिफला अगेन इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन जो कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्राइमरीली काम करता है। ओके। सो कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, भूख न लगना, ये सारी चीज़ों में त्रिफला काम करेगा। वेट लॉस अगर आप करना चाहते हैं देन त्रिफला कैन हेल्प यू। बेस्ट टाइम कब होता है? बेस्ट टाइम इज बिफोर मील्स प्राइमरीली। आप बिफोर मील्स ले सकते हैं। अगर आप लेग्जेटिव के तौर पे लेना चाहते हैं तो ओनली एट नाइट 1 टीस्पून आप ले सकते हैं बिफोर स्लीप। हाँ, बिफोर स्लीप। और इन जनरल आप, और त्रिफला का क्या है कि त्रिफला इज नॉट लाइक कि प्रॉपर लेग्जेटिव का अदरवाइज रोल प्ले ऐसा होता है कि आप एक बार लेंगे तो 7-8 घंटे के बाद यू हैव टू रश। त्रिफला में ऐसा नहीं है। हाँ, त्रिफला इज लाइक कि वो आपको एक पेट साफ लाने में हेल्प करेगा, बट इट इज नॉट लाइक प्रॉपर लेग्जेटिव। वो डाइजेस्टिव इफेक्ट भी है उनका, राइट। सो त्रिफला, एज यू सेड, नीम इज वेरी गुड हर्ब। और मैं इसलिए भी बोलता हूँ नीम क्योंकि वो इतना इजीली अवेलेबल है। मतलब अब बाहर निकलोगे, हार्डली कहीं पे भी आप हैं तो आपको आसपास के एरिया में आपको एक नीम का पेड़ तो मिल ही जाएगा। और अभी ये चैत्र मास चल रहा है और अभी चैत्र महीने में नीम का प्रयोग जो है वो यहाँ पे हम करते हैं, राइट। और नीम के अभी मतलब फ्लावरिंग है और नए पान उनके आते हैं। सो इट इज़ वेरी गुड इन इम्यूनिटी, इट इज़ वेरी गुड इन प्रिजर्विंग योर स्किन, ठीक है। तो नीम आपको लेना चाहिए, बच्चों को बहुत अच्छा है नीम। सो नीम के छोटे छोटे पत्ते और नीम के फ्लावर को आप थोड़ा पीस के उसकी चटनी जैसा कुछ बना के बच्चों को थोड़ा सा चटा दे रेगुलरली, थोड़ा थोड़ा, तो बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। समर्स की वजह से, या तो फिर जब समर ख़त्म होगा और मानसून शुरू होगा, वो मिक्स सीजन में जब यूजुअली बच्चों को सर्दी जुकाम और फीवर आता है, उसमें ये नीम प्रोटेक्ट करेगा। ओके। आप कड़वे जो नीम के पत्ते आते हैं वो बता रहे हैं? कड़वा नीम, यस। सो नीम इज समथिंग। एक तीसरी जो औषधि है वो रिलेटिवली अननोन है बट वो बहुत ही अच्छी है, दैट इज भूमि आमलकी। भूमि आमलकी करके एक औषधि है। विल पुट अ फोटो ऑफ भूमि आमलकी सो पीपल विल गेट टू नो। आप कहीं पे भी गार्डन में जाएंगे ना, तो आपको गार्डन के आसपास का जो एरिया होता है जहाँ पे ऐसे ही प्लांट्स उगे हुए मिलेंगे आपको, उसमें भूमि आमलकी होगी ही होगी। सो वो जो आंवले का ट्री होता है ना, जिसके जो पान होते हैं उसी टाइप का पान, लेकिन इट इज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ दैट, दैट इज भूमि आमलकी। एंटायरली डिफरेंट प्लांट्स। किसके लिए होता है? भूमि आमलकी के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। और मैंने जो आपको बताया था ना कि हम लोग एक काढ़ा पीते हैं जो 20-25 साल से, दैट इज भूमि आमलकी काढ़ा। अच्छा, ओके, ठीक है। इट इज द बेस्ट लीवर टॉनिक, लीवर डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। एक्सेलेंट हर्ब्स। सो आप कुछ ना करके सिर्फ भूमि आमलकी का जूस या तो भूमि आमलकी का काढ़ा पिए, आपका लीवर अप टू द मार्क रहेगा। इट इज़ द बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर, आपकी इम्यूनिटी प्रॉपर रहेगी।
लीवर क्योंकि आपका अच्छा है, उसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपर रहेगा. ओके भूमि अम्ल की इसके अलावा स्टोन पे भी इफेक्ट करता है. ओके सो वो स्टोन में भी आपका हेल्प करेगा. इफ़ Okay. किसी को स्टोन का प्रॉब्लम है तो उसमें भी हेल्प करेगा. यूरिनरी ट्रैक सिस्टम से रिलेटेड जितने भी रोग है, किडनी से रिलेटेड, उसमें भी हेल्प करेगा. ओके और बेस्ट इम्यूनिटी टॉनिक ऑल्सो. सो ऑल इन ऑल, इस जिसको हम बोलते हैं ना कि बिटर, हम बच्चे थे तो वो हमारे पेरेंट्स हमको दे देते थे कुछ कड़वा खाने के लिए कि वो ये खा लो. करेला भी हाँ, देते करेला दे देते थे, या जैसे सुदर्शन का चूर्ण दे देते थे. सो ये भूमि अम्ल की इज समथिंग कि जो आप, इट इज़ अ बिटर टेस्ट, इतना भी कड़वा नहीं बट कड़वा है, ओके बट वन कैन कंज्यूम रेगुलरली. लवली. ठीक है, अब मेरे पास सर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ प्रॉब्लम्स है कि ये इश्यू, उसके लिए आप अगर कोई क्विक टिप्स देना चाहे आयुर्वेद के हिसाब से, मे बी डाइट हो सकता है, कोई हर्ब्स हो सकते हैं, या लाइफस्टाइल में चेंजेस हो सकते हैं. अगर किसी को एसिडिटी गैस है, एसिडिटी गैस में सबसे पहले तो डाइट चेंज करना पड़ेगा आपको. तीखी चीज़ें, खट्टी चीज़ें और सॉल्टी चीज़ें, ये तीन जो टेस्ट है ना, वो आपके पित्त को बढ़ाता है ऑलवेज. सो तीखा, खट्टा और सॉल्टी, ये चीज़ों को कम कर दीजिए. ओके ज़्यादा ऑयली मत खाइए. इतना आप अपने लाइफस्टाइल, अपने डाइट में चेंज करेंगे तो एसिडिटी में फ़र्क पड़ेगा. दूसरी चीज़, दिन में सोना बंद करना है. कई लोगों को आदत है, स्पेसिफिकली सौराष्ट्र बेल्ट में बहुत है. हाँ सो दिन में 2 घंटे 1 घंटा आपको सोना पड़े, ऐसी चीज़ें हैं, उससे एसिडिटी बहुत होती है. जिनको एसिडिटी है उनको सोना बंद करना है, या जनरली सबको नहीं सोना चाहिए? आयुर्वेद के हिसाब से नॉट एडवाइजेबल. सिर्फ और सिर्फ आपको समर्स में सोना है, ये सीजन में अलाउड. और कितना समय? 45 मिनट्स, 40 to 45 मिनट्स मैक्सिमम, हाँ, राइट. ठीक है. समर्स में आप, ग्रीष्म ऋतु अभी चल रही है, तो समर्स में यू कैन स्लीप फॉर 45 मिनट्स. अदरवाइज दिन में नहीं सोना चाहिए. मैं आपको हर्ब्स सजेस्ट करूंगा, बट सेल्फ मेडिकेशन आई डोंट एडवाइस. सो Of आप course, हाँ. या सो आप आपके आसपास के Supervision डॉक्टर में के साथ लीजिए. सुपरविजन में कर सकते हैं. बट कुछ ऐसे हर्ब्स हैं, जैसे शतावरी है, जैसे आंवले है, जैसे यष्टि मधु है, ये सारे औषधि ऐसे जो कि आपके पित्त को कम कर सकते हैं. ओके कुछ रेडिली अवेलेबल भी औषधि हैं, जैसे कि उशिरासव है, ये तो अभिपत्ति कर चूर्ण है, ये सारे सिरप और पाउडर फॉर्म में है. सो ये सारी चीज़ें भी आपकी गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी को कम कर सकते हैं. लवली, ब्यूटीफुल. कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन, डाइट में तो फाइबर्स का इंटेक बढ़ाइए. मैदा और जितना भी रिफाइंड चीज़ है उसको कम कर दीजिए. पहला तो इसमें आपका बासमती राइस भी आ गया, आपका मैदा भी आ गया, आपका चीज़ भी आ गया. ये सारी चीज़ें हो सके उतना कम. फाइबर कंटेंट आप ज़्यादा लीजिए, रॉ सैलेड्स वगैरह लीजिए, या तो बॉइल्ड लीजिए. लाइफस्टाइल में वॉकिंग इज़ वेरी नेसेसरी. सो एटलीस्ट आप 40-45 मिनट्स का प्रॉपर वॉक कीजिए. रात को आप फाइबरस फूड ले सकते हैं, जिसकी वजह से मॉर्निंग में आपको प्रॉब्लम ना हो. ओके राइट. तो ये आपका कॉन्स्टिपेशन का एक बेसिक डाइट लाइफस्टाइल चेंज है. मेडिसिन की अगर हम बात करें तो अगेन हरडे, जो कि त्रिफला का एक मेन इंग्रेडिएंट है. सो हरडे यू कैन हैव इट. इसबगोल यू कैन हैव इट. इट इज़ अ प्योर डाइटरी फाइबर. राइट. सो इसबगोल यू कैन हैव इट. और उसके अलावा भी फिर डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कॉन्स्टिपेशन कितना ज़्यादा है, उसके हिसाब से आयुर्वेद में देयर आर वेरियस ऑप्शंस. ओके ओके, परफेक्ट. किसी को नींद नहीं आती है, ऑलरेडी आपने बता तो दिया, बट तो भी कुछ अगर रह गया हो. नींद नहीं आती है, उसमें एक चीज़ जो है ना, वो यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी है कि यू शुड ट्राई योर सेल्फ टू स्लीप. बिकॉज हमारा यहाँ पे हम इतने ज़्यादा हड़बड़ी में हो गए हैं ना कि हम एक्टिव रहते हैं कॉन्स्टेंटली. देखो सिंपल चीज़ है, नींद क्यों नहीं आती है? नींद इसीलिए ही नहीं आती है क्योंकि हमारा माइंड शट डाउन नहीं हुआ है. माइंड शट डाउन होगा तो बॉडी शट डाउन होगा. माइंड ही एक्टिव है, कॉन्स्टेंटली थॉट्स चल रहे हैं. और एक्चुअली शिवानी क्या है कि हमारा माइंड जो है ना, वो जो रील्स या तो 1 मिनट वाली जो स्क्रोलिंग से यूज टू नहीं है, हम इवोल्यूशनरी भी यूज टू नहीं है. करेक्ट. बिकॉज ये जो चीज़ें हैं वो पिछले 5-7 साल में ही आई है. और इतनी जल्दी हमारा माइंड इमोशंस चेंज करने में यूज टू नहीं है. करेक्ट. कि एक रील में हमने देखा कि कोई बच्चा रो रहा है और हम थोड़े से सैड हो गए, और दूसरी रील में कोई जोक कर रहा है और हम हंसने लगे. तीसरी रील में कोई झगड़ रहा है और हमको थोड़ा सा गुस्सा आ जाए. सो ये इमोशनल रोलर कोस्टर इतना जल्दी हमारा माइंड टैकल नहीं कर पा रहा है. और उसी वजह से इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि एटलीस्ट सोने के पहले आप किसी भी टाइप के स्टिमुलेशंस मत लीजिए. ट्राई टू स्लीप. लिसन टू सम गुड म्यूजिक. कोई ऐसे अच्छे संगीत को सुनिए जिसमें लिरिक्स ना हो,
सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हो, बिकॉज अगर लिरिक्स आएंगे तो अगेन वो हमारा साइकिल शुरू हो जाएगा, करेक्ट राइट, इंटरप्रिटेशन का। और हम लोगों ने मेडिसिन की बात तो की है, कुछ हर्ब्स वगैरह जो हम लोगों ने किया, दैट यू कैन हैव इट। ओके, किसी को थकान बहुत रहती है, लो एनर्जी, या थकान होने के पीछे के रीजंस को पहले जानना पड़ेगा कि क्यों है। नंबर 1, आप अगर पूरे हाइड्रेटेड नहीं है। नंबर 2, आप पूरे के पूरे नरिश्ड नहीं है, कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी है। तीसरी चीज़, आप प्रॉपरली खाते नहीं है। या चौथी चीज़, आप साइकोलॉजिकली ड्रेन्ड आउट है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो फिजिकली फिट है बट वो साइकोलॉजिकली इतने ड्रेन्ड आउट है कि वो बहुत थक जाते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि प्रॉब्लम क्या है। उसके हिसाब से फिर देर आर वेरियस हर्ब्स की जो नेचुरल सप्लीमेंट्स हम जिसको बोलते हैं, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स, जैसे मोरिंगा इज अ वेरी गुड एग्जांपल, राइट। इट इज़ अ सुपर फूड और उसमें कई ज़्यादा अच्छे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सो दैट यू कैन कंज्यूम। आंवला इज समथिंग विच यू कैन कंज्यूम रेगुलरली। सो और रेडीली अवेलेबल भी कुछ ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन भी अवेलेबल है, दैट ऑल्सो यू कैन गो फॉर, जो कि आपकी थकान को धीरे धीरे कम करेगा। ओके, परफेक्ट। पीसीओडी, ओह इसके ऊपर तो आई थिंक पूरा पॉडकास्ट हो पूरा पॉडकास्ट हो जाएगा। शॉर्ट में अगर बताएं, सबसे पहले व्हाट आई वुड रिकमेंड इज दैट, एज आई सेड अर्लियर, पीसीओडी में मेजोरिटी आपका माइंड इन्वॉल्व है। देयर इज समथिंग विच इज ब्लॉकिंग, और वो ब्लॉकेज का रिफ्लेक्शन जो है वो आपकी ओवरीज में आता है ना। तो उसको ठीक करना ही करना है, किसी भी हालत में करिए। वाई PCOS इज अ वेरी रिसेंट फिनोमिना एंड दैट टू इन एन अर्बन सेटअप, राइट। गांव के खेतों में अभी भी लोग काम करते नहीं है प्रॉब्लम, राइट, बिकॉज कि अर्बन सेटअप में स्ट्रेस बहुत है, एंजाइटी बहुत है, पीयर प्रेशर बहुत है, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत है, और ये सारी चीज़ों का क्यूमुलेटिव, क्योंकि किसी न किसी तरह से तो एक्सप्रेस होना है। अब अगर नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं होता है तो वो एबनॉर्मली एक्सप्रेस होगा। सो व्हाट आई थिंक इज कि एक मेजर रीजन जो है वो साइकोलॉजिकल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग इट, सो आप यू कैन वर्क ऑन इट। देयर आर वेरियस वेज एंड इट इज ट्रीटेबल। ऐसा नहीं है कि PCOS जो है वो रिकवर नहीं होता है, इट इज़ 100% रिवर्सेबल, ठीक है। ऑन नॉट थ्रू हॉर्मोन्स, नॉर्मली अपनी हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल और माइंडफुलनेस से और आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह से ये ठीक हो सकता है, ठीक है। तो पहला चीज़ ये, एंड देन कुछ ऐसे आयुर्वेदिक औषध हैं जैसे एलोवेरा है, ठीक है, जिसका एक कुमारी आसव करके उसका एक प्रिपरेशन भी आता है। सो दैट आप एक सुपरवाइजर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके उनको पूछ के आप ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर वेरियस सप्लीमेंट्स ऑल्सो, दैट ऑल्सो यू कैन कंज्यूम अलॉन्ग विद दैट। एंड इसका पूरा प्रोटोकॉल है एक्चुअली। PCOS इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि इनफर्टिलिटी का मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज PCOD। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ओके, किसी को पिगमेंटेशन, ड्राई स्किन, डार्क सर्कल वगैरह इश्यूज है? अगेन डार्क सर्कल के केस में यू हैव टू नो द रीज़न पहले। मोस्ट ऑफ द टाइम्स में स्ट्रेस, पूरा स्लीप, नींद नहीं ले पाना, और तीसरा जो है वो ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट, ये 3 चीज़ों की वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। और चौथा जो है वो थोड़ा सा माल नरिशमेंट भी हम बोल सकते हैं, विटामिन डेफिशिएंसी जिसमें आ सकती है। तो उसमें पहले ये सब चीज़ों को ठीक करें मोस्टली, और कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप आपकी स्लीपिंग पैटर्न सुधार ले, आप आपके स्ट्रेस और एंजाइटी से डील करना सीख ले, तो आई थिंक डार्क सर्कल इज़ अ वेरी टेम्पररी थिंग जो कि ठीक हो सकती है। बट बिकॉज कि इतना ज़्यादा कंसर्निंग है, बिकॉज कि वो सीधा दिखता है, राइट, तो उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस हिल सकता है, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी थोड़े इफेक्ट हो सकती है, इसकी वजह से वो थोड़ा मैटर करता है। एक ये चीज़ को करेक्ट कर लेना ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर lots and lots of medicines and herbs and pastes and everything available. कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं तो एक तो मिल्क क्रीम है, which is very helpful. मिल्क क्रीम, मलाई जिसको हम बोलते हैं, दूध की मलाई, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में पोटैटो स्टार्च,
ओके, ठीक है, पोटैटो स्टार्च इज़ वेरी गुड. पोटैटो स्टार्च आपको रेडी भी मिल जाएगा और आप घर पे भी बना सकते हैं. इट इज़ वेरी कैसे इजी टू बनाएं? मेक. पोटैटो स्टार्च का एक पूरा पैटर्न है. मतलब आपको वो इट इज़ अ प्रोसेस कि जहाँ पे आपको पोटैटोज को उबालना है, फिर छानना है, फिर उबालना है, ऐसा Okay. करके यूल नॉर्मल भी पोटैटो स्लाइसिस भी लगा सकते हैं. हाँ, बट पोटैटो स्टार्च इज़ अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म आई वुड से. Okay. सो वो ज़्यादा जल्दी आपको Okay. इफेक्ट यूट्यूब पे इजीली आपको मिल जाएगा. अच्छा, वो आप- लगाना है जहाँ वो पर लगाना डार्क है, जहाँ पे सर्कल dark है या circles है. पिगमेंटेशन भी है. या ओके, सो वो आप लगा सकते हैं. और आयुर्वेद में एक कुमकुमादि तेल करके एक हाँ. बहुत अच्छा फॉर्मूला है जिसमें मेन कंटेंट कुमकुम. कुमकुम माने कि केसर. केसर को संस्कृत में कुमकुम बोलते हैं. और इसके साथ में दूसरे कई हर्ब्स हैं ओके, और वो बहुत इफेक्टिव है. तो वो आप डार्क सर्कल्स के ऊपर नॉर्मल जेंटली अप्लाई कर देना है. पिगमेंटेशन के ऊपर भी अप्लाई कर देना है. 99.9% केस में इसका कोई रिएक्शन नहीं है. बट ऑलवेज आई एडमायर कि एक सबसे पहले आप हाथ पे ऐसे थोड़ा सा लगा के टेस्ट कर लीजिएगा कि आपको स्किन को वो सूट कर रहा है. ओके, और फिर आप लगा सकते हैं. सो कुमकुमादि तेल इज समथिंग विच यू शुड अप्लाई. ओके. और कितना समय रख कर धोना चाहिए? यूजुअली 15-20 मिनट्स. ओवरनाइट भी रख सकते हैं. बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो 15-20 मिनट्स के बाद वॉश कर सकते हैं. ओके, ठीक है. एक्ने के लिए? एक्ने के लिए अगेन हार्मोनल इश्यू, इंडाइजेशन एंड माल नरिशमेंट, ये 3 चीज़ें जो है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है. ओके, राइट. स्किन टाइप इज ऑल्सो देयर. प्यूबर्टी के टाइम के जो एक्ने हैं वो मोस्टली हार्मोनल इश्यूज की वजह से होते हैं और धीरे धीरे वो फेज जब खत्म होता है तो नेचुरली वो सबसाइड हो जाते हैं. पित्त की वजह से जो एक्ने होते हैं वो रिकरेंट होते हैं. राइट. तो उसमें आपको आपकी डाइट और लाइफस्टाइल ऐसे फॉलो करनी ही कि जहाँ पे आपका पित्त जो है वो ज़्यादा इम्बेलेंस ना रहे. स्पाइसी खाना कम कर दीजिए, खट्टी चीज़ें कम कर दीजिए. स्पेसिफिकली रात को मत खाइए. बिकॉज दिन में क्या होता है कि हम लोग दिन में खाते हैं, फिर हमारे पास एटलीस्ट 8-10 घंटे होते हैं जहाँ पे हमारा बॉडी किसी ना किसी तरह से एक्टिव होता है. सो वो डाइजेस्ट कर पाता है. रात में वो स्कोप कम मिलता है. करेक्ट. सो उसकी वजह से रात में अगर हम खट्टी चीज़ें या स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खाएं तो वो ज़्यादा नुकसान करती हैं. ओके, एक्ने ऑयली स्किन की वजह से भी होता है. सो अगर आपका ऑयली स्किन टाइप है और एक्ने हो रहा है तो आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप ऑयल्स वगैरह अप्लाई करें. अदरवाइज कुमकुमादि तेल एक्ने में भी इफेक्टिव है. बट अदरवाइज फिर आप मुल्तानी मिट्टी है, टर्मरिक है, फिर एक खदीर करके एक पाउडर आता है जिसको हम गुजराती में खेर छाल बोलते हैं. ओके, और अगर लोगों को समझे कत्था जिसको बोलते हैं, पान में लगाते हैं, दैट इज खदीर. ओके. एंड इट इज़ अ वेरी गुड हर्ब फॉर योर स्किन इश्यूज. अच्छा, कूलिंग इफेक्ट देता या है. हाँ. सो उसको आप पेस्ट बना के भी लगा सकते हैं और खदीर के पानी से नहा भी सकते हैं. देर आर पीपल की जिनको पूरे शरीर में ईचिंग आना या इरिटेशन आना ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसमें आप ये खदीर का पाउडर 1 चम्मच डाल दिया बाल्टी में और नीम का पाउडर 1 चम्मच डाल दिया, उसको मिक्स कर दीजिए और फिर वो पानी से नहा लीजिए. लवली. चंदन पाउडर भी? चंदन अच्छा? इज ऑल्सो ओके, यस, ओके, ठीक है. इसका पेस्ट बनाकर आप इवन चेहरे पे भी अप्लाई भी लगा कर सकते हैं. हैं. मुल्तानी मिट्टी इज ऑल्सो दैट. ओके, परफेक्ट. ओके. किसी को नी पेन, जॉइंट पेन या स्टिफनेस है? ओके. नी पेन, जॉइंट पेन, स्टिफनेस की पहले वजह तो मोस्ट प्रोबेबली 2 चीज़ें होती है. एक जो है वो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस होते हैं जिसमें वेयर एंड टियर ड्यू टू योर एज और वेयर एंड टियर ड्यू टू इंजरी, ओके, ये होता है. राइट. Okay. दूसरी चीज़ जो होती है वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस होती है कि जिसको आयुर्वेद में आम वात बोलते हैं. वो होता है ऑटो इम्यूनिटी की वजह से और आयुर्वेद में उसका जो संबंध है वो इंडाइजेशन से है. राइट. अगर आम वात है देन उसका पूरा एक अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है बिकॉज वो ऑटो इम्यून कंडीशन भी है और जिसमें आयुर्वेद में आपका डाइजेशन ठीक हो उसके ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेशन रहता है. ओके, बट अगर इट इज़ ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर, ड्यू टू योर एज और ड्यू टू योर इंजरी, देन उसमें कुछ ऑयल्स हैं जो कि आप रेगुलरली लगा सकते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्मल सीसम ऑयल या तो फिर महानारायण तेल करके, इट इज़ अ वेरी गुड वेल नोन ब्रांड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं. आप हॉट एंड कोल्ड सेक कर सकते हैं. ओके. सो वो उससे भी आपको आराम मिलेगा. देर आर सम गुड बोन एंड जॉइंट सप्लीमेंट्स ऑल्सो, जैसे कि कुर्क्यूमिन है. सो कुर्क्यूमिन है. हार्ट जोड़ करके एक औषध है. हार्ट जोड़ इज समथिंग विच हेल्प्स टू रीबैलेंस योर बोन्स एंड जॉइंट्स, तो वो आप कर सकते हैं. अर्जुन है, फिर गुगलू है, ये सारे औषध हैं जो आप ले सकते हैं. बट अंडर सुपरविजन ले तो वो बेटर है बिकॉज ये सारी चीज़ों के कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं अगर आपने प्रॉपरली नहीं लिए लिया तो. करेक्ट. तो अंडर सुपरविजन आप ले सकते हैं. फूड टू अवॉइड में खट्टी चीज़ें,
खट्टी चीज़ें आप खाएंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि नेक्स्ट डे आपका स्टिफनेस बढ़ जाएगा. सो खट्टी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए और आपका पेट साफ रहे वो आप ध्यान रखिए. ओके, आई थिंक आयुर्वेद में ये वो एक मेन सेंस है बहुत. उसका कि पेट साफ है तो पूरा का पूरा शरीर Yeah. आपका. So, like ગુજરાતીમાં એમ બોલते हैं ना કબજિયાત રોગોનું મૂળ છે. हाँ. Constipation is the main root Root of cause all of, the diseases. So yes, and healthy, like gut is the second brain. Correct. So healthy gut, it means healthy mind. We could say, Absolutely, yeah. absolutely, lovely. I think बहुत सारी चीज़ें हैं और मेरे मन में इतने सारे सवाल है, बट आई विल डू दिस कि मैं रैपिड फायर में कुछ कुछ सवाल आपको पूछना Sure. चाहूँगी. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी सर, आप जिस तरह से एड्रेस कर रहे हैं आसान भाषा में. आई एम Yeah. श्योर सबको एक मास्टर क्लास मिल रहा है आयुर्वेद का. तो तैयार हैं आप रैपिड फायर Sure, के लिए? sure. च्यवनप्राश, येस और नो? Yes, but with less sugar. हाँ, क्योंकि आजकल मार्केट में शुगर ज़्यादा बहुत शुगर होती है. सो शुगर कम होना चाहिए, कम से कम. Okay. प्योर च्यवनप्राश अगर हम लेंगे ना विदाउट शुगर तो इट इज नॉट वेरी गुड इन टेस्ट. ओके. तो थोड़ा शुगर उसमें डालना पड़ेगा बट नॉट वेरी हाई. Okay. बट यस, इट इज डेफिनेटली यस. ओके. टंग स्क्रैपिंग यस, और ऑयल पुलिंग, दोनों में से ज़्यादा पावरफुल क्या है? दोनों के अपने अपने रोल प्ले हैं. बट ऑयल पुलिंग इज समथिंग कि जो डेली ना करे तो भी चलेगा, ओके. वीकली आप कर सकते हैं. ऑयल पुलिंग इज समथिंग कि जिसकी वजह से आपके मसूड़े जो हैं वो स्ट्रांग रहेंगे, बैड ऑर्डर्स जो है वो कम होगी. सो दैट यू कैन डू ऑन अ वीकली बेसिस. बट टंग स्क्रैपिंग तो डेफिनेटली इट्स अ डेली, मस्ट, डेली करना Daily. चाहिए. मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक? मॉर्निंग वॉक. एक ऐसा किचन में इंग्रेडिएंट जो बहुत ही अंडररेटेड है? बहुत ही अंडररेटेड है. बेचारे को इम्पोर्टेंस नहीं मिलता. अंडररेटेड इंग्रेडिएंट मुझे ऐसा लग रहा है कि रॉक सॉल्ट. रॉक सॉल्ट? या वाओ, वो Because अच्छा है. वो अच्छा है. वो अच्छा है कंपैरेटिवली हमारे दूसरे सॉल्ट्स की जगह पे. इट इज़ अ डाइजेस्टिव और वो आपके एसिडिक रिफ्लक्सिस को भी कम करता है. और हम लोग यूजुअली उसको थोड़ा सा साइडलाइन कर ही देते हैं. यू नो, वी डोंट यूज इट द वे वी शुड यूज. करेक्ट. सो दैट इज समथिंग विच इज़ अंडररेटेड, आई वुड से. दूसरी चीज़ जीरा है. जीरा, हाँ. Yeah. सो जीरा इज़ अ वेरी कूलेंट, है ना. वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है. और वो अगेन पित्त से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें वो आपको हेल्प करेगा. जैसे अभी समर्स चल रहे हैं, सो यू कैन मेक अ वेरी गुड ड्रिंक. यू नो, उसमें आप जीरा डालिए, थोड़ी सौंफ डालिए, गुड़ डालिए, थोड़ा सा नींबू डालिए एंड मेक अ ड्रिंक एंड ड्रिंक डेली अराउंड 4-5 बजे. वो आप पिए, वो एनर्जाइज भी करेगा आपको और आपको थोड़ा सा यू नो गर्मी में आपको राहत भी देगा. सो जीरा इज़ अ वेरी कूलेंट थिंग ओके. और जो कि वेरी अंडररेटेड है. शुगर का आयुर्वेद के हिसाब से बेस्ट ऑल्टरनेटिव? आई डोंट थिंक देर इज़ एनी ऑल्टरनेटिव. अच्छा. स्टीविया प्लांट है, बट व्हाट आई वुड एडवाइज इज कि जितना हो सके उतना विल पावर के थ्रू शुगर कंजम्पशन कम ही करें. एक चीज़ है, अगेन इफ़ योर बॉडी टाइप इज समथिंग कि जहाँ पे आपको शुगर क्रेविंग हो रही है, देन डोंट वेट. बिकॉज कई लोग ऐसे भी हैं कि जो हाइपोग्लाइसेमिक फील करते हैं, देन डोंट वेट. बट अदरवाइज शुगर इज़ अ बिग नो. ओके. और उसका अल्टरनेटिव में स्टीविया प्लांट ले सकते हैं. आई एम नॉट वेरी मच यू नो इन लाइन विथ द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऑल्सो. राइट. बट या स्टीविया इज समथिंग कि जो एक रिलेटिवली हम उसको बोल सकते हैं Better कि बोल शायद. सकते हैं. बट अदरवाइज तो ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल. ओके. और अगर ऐसा यूज़ करना हो ना, तो वो मिश्री आती है ना, जो कि अनप्रोसेस्ड होती है, दैट यू शुड यूज. जैसे सीतोपलादी पाउडर है ना, हाँ. जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है राइट आयुर्वेद में, जो कि हम लोग हमें सर्दी जुकाम के लिए, गले की खराश के लिए लेते हैं. उसमें मिश्री आती है. हाँ. Right. राइट. सो मिश्री इज समथिंग जो कि आपके लिए हेल्पफुल है. राइट. सो जितना प्रोसेस्ड को दूर रखे वो बेटर. रॉ शुगर चलेगा? रो शुगर चलेगा इन प्रॉपर क्वांटिटी, मॉडरेशन में चलेगा. गुड़, देसी गुड़? देसी गुड़ इज फाइन. ऑर्गेनिक देसी गुड़ इज ऑल्सो फाइन. बेटर कौन सा है, रॉ शुगर या ऑर्गेनिक देसी गुड़? ऑर्गेनिक देसी गुड़. ओके, ठीक है. खजूर कुछ लोग लेते हैं शुगर ऑल्टरनेटिव में. खजूर ले सकते हैं. खजूर के केस में क्या है कि कई लोगों को वो थोड़ा गर्म पड़ेगा.
विंटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है. विंटर्स में वैसे भी हम लोग घी के साथ खजूर लेते हैं. सो घी इज़ अ कूलेंट. तो वो एक एंटीडोट की तरह काम करेगा, वो एक बैलेंस कर देगा. बट अदरवाइज खजूर कई लोगों को गर्म पड़ता है. ओके. तो यू शुड टेक इट कॉन्शियसली. वो मात्रा पूर्वक प्रॉपर क्वांटिटी में ले. रोज एक खा सकते हैं? रोज एक खा सकते हैं. कोई भी प्रकृति वाले लोग मोस्टली खा सकते हैं, नो Okay, प्रॉब्लम. generally एक्सेसिव शुगर है तो अवॉइड कीजिए. ठीक है. कोई ऐसा मॉडर्न हेल्थ ट्रेंड है आयुर्वेद में जो आपने ऑब्जर्व किया और आप कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं? ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा. इन केस आप वैसे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट अभी तो सोशल मीडिया के ऊपर क्या सभी लोग हेल्थ का ज्ञान बांटते हैं. कुछ लोग अनक्वालिफाइड भी होते हैं, तो वो कभी कभी कुछ अनइंटेंशनली बोल जाते हैं. इन केस आपके ध्यान में कुछ आया हो? इतना मतलब स्टार्टिंगली कुछ ध्यान में नहीं आया है अभी. बट हाँ, एक है कि अभी ये जो ओजेम्पिक वाला चला है ना वो मेरी समझ में नहीं है. ओके. ठीक है कि जहाँ पे आप आपके ऐसे रिसेप्टर को ही अल्टर करते हो कि जिसकी वजह से आपका अपेटाइट कम हो. करेक्ट. नाउ दैट इज समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि व्हाई टू अल्टर योर नॉर्मल फिजियोलॉजी, है ना. भूख लगना इज अ नॉर्मल ह्यूमन प्रोसेस. एब्सोल्युटली. सो ओजेम्पिक. सो ओजेम्पिक और फॉर दैट मैटर वो स्कूल ऑफ थॉट, हाँ, उसमें शायद मैं इवन एग्री ना करूं. लाइपोसक्शन हुआ या सब कुछ बैरियाट्रिक सर्जरी. सो भूख के ऊपर एक्सटर्नली कंट्रोल, हाँ, विलफुली आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो अच्छा भी है. राइट. बट किसी एक्सटर्नल और उसके थ्रू आप करो, वो थोड़ा मेरे लिए हैवी टू डाइजेस्ट है. ओके. ज़्यादा खराब क्या है, रात को कोल्ड मिल्क शेक लेना या ब्रेकफास्ट स्किप करना? स्ट्रेट आंसर नहीं है ऑनेस्टली, बिकॉज वो थोड़ा बॉडी टाइप पे जाता है. बट मैं अगर जनरल बोलूं तो मेरे लिए ज़्यादा ख़राब है रात को मिल्क शेक लेना. राइट. बिकॉज वॉट आई बिलीव इज ब्रेकफास्ट इज नथिंग बट ब्रेकिंग योर फास्ट. और breaking your fast comes when you feel hungry. Right. So it is not something कि आपको सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करना ही करना है. राइट. इफ़ यू आर फीलिंग कि नहीं अब मुझे भूख लगी है, उस टाइम पे आप आपका फर्स्ट मील लीजिए. ओके. राइट. और वही शायद वो इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी हम लोग यही कहते हैं कि यू ऑब्जर्व योर बॉडी एंड व्हेन योर बॉडी कॉल्स कि यहाँ नाउ आई एम हंग्री, उस टाइम पे आप खाना खाइए. So it should be in the morning, it should be in the afternoon also. Right. But having a cold milkshake at night, उसके repercussions तो है. बहुत ज़्यादा है. अवॉइड करना चाहिए. अवॉइड करना चाहिए. उसमें आपको कफ भी हो सकता है, आपके गले में प्रॉब्लम्स हो सकती है. कॉल मिल्कशेक, एनी सॉर्ट ऑफ मिल्कशेक इज हैवी टू डाइजेस्ट. तो उसकी वजह से आपकी, और ऊपर से कोल्ड, तो उसकी वजह से आपके डाइजेशन में भी इश्यूज आ सकते हैं. करेक्ट. सो या मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है सर कि यूएस में तो इतना कोल्ड, सारी चीज़ें कोल्ड ही लेते हैं, है ना. वहाँ पर तो आप पानी भी मांगते तो भी वो आपको बिना आइस तो पानी भी नहीं सर्व किया जाता. दे फील यू आर एन एलियन अगर आप बिना आइस का. तो वहाँ पर तो आई फील कि उनका गट हेल्थ तो पूरा का पूरा मुन्ना भाई की भाषा में वाट लग चुकी होती है. बट वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है शिवानी, कि वहाँ पे जियोग्राफी मैटर्स. अच्छा. ओके. बिकॉज जैसे हम वो सात्म्य वाली बात करके आए थे ना, कि जैसे यहाँ की जियोग्राफी में अब हमको सॉल्ट और दूध जो है वो सात्म्य हो गए हैं. सिमिलरली वहाँ की सर्कमस्टेंसेस ऐसे डेवलप हुए हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरेशन टू जनरेशन, वहाँ के बॉडी टाइप ऐसे हो गए हैं कि अब वो रात को माइनस में भी वो आइसक्रीम खाते हैं. हाँ, और उनका गला नहीं बैठता है. दे फील वेरी गुड, दे एंजॉय इट. राइट. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर आर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, सीजनल फैक्टर्स होते हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, सो वो वहाँ पे रोल प्ले करते हैं ज़्यादा, ऐसा मुझे लग रहा है. राइट. और इसीलिए वो लोग अल्कोहल भी, लेट्स से यूरोपियन या ऐसी कोई जगह पर जो बहुत ही ठंडा माहौल है, वहाँ पर अगर वो अल्कोहल लेते हैं, उनके शरीर में जो असर करता है कंपैरेटिवली इंडियन बॉडीज को इंडियन वेदर में तो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है. सेम इज विद नॉन वेज ऑल्सो. सो जैसे यहाँ का क्लाइमेट ही नॉन वेजिटेरियंस के लिए सूटेबल नहीं है. अगर आप कश्मीर में जाओगे तो वहाँ पे स्टेपल फूड है नॉन वेज. राइट. बिकॉज वहाँ पे ठंड है. या तो फिर आप और ऊपर चले जाओगे, या तो यूरोपियन कंट्रीज या तो यूएस में. बट जैसे जैसे हम ट्रॉपिक के पास आते हैं और हमको जो हमारा जो क्लाइमेट है, सनी क्लाइमेट जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पे नॉनवेज और अल्कोहल
ये दोनों जो है वो हमारे इन जनरल हमारे बॉडी टाइप को सूट नहीं करेंगे. करेक्ट, वेरी ट्रू. ओके, आयुर्वेद और एलोपैथी कभी दोस्त हो सकते हैं? आई थिंक दे आर फ्रेंड्स ओनली. वो दोस्त ही है, बिकॉज बोथ आर म्यूचुअल आई वुड से. एलोपैथी के अपने रोल्स हैं ओके. कि जहाँ पे एलोपैथी को हम लोग इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं. फॉर एग्जांपल इमरजेंसी कंडीशंस जिसमें एलोपैथी हैज़ डन वंडर्स. एलोपैथी अभी जो साइंस, हेल्थ साइंस ने जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है उसमें एलोपैथी और ओवरऑल पूरा मेन स्ट्रीम मॉडर्न मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं उसका बहुत बड़ा हाथ है. एंड वी कैन नॉट इग्नोर दैट. लेट्स नॉट इग्नोर इट. बट पैरेलली आयुर्वेद इज समथिंग, या तो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर समथिंग कि जो फंडामेंटली आपके बॉडी को अपलिफ्ट करने का काम करती है 360 डिग्री पे. तो उनका एक अलग से रोल प्ले है. सो हम जो बोलते हैं ना कि आयुर्वेद में मूल से, रूट से रोग को हम लोग दूर करते हैं. तो जो भी क्रॉनिक डिसीज हैं कि जहाँ पे एलोपैथिक की लिमिटेशंस हैं, राइट, जैसे डायबिटीज है तो उसमें सिर्फ टेम्पररी मैनेज होगा, बट रूट कॉज एनालिसिस एंड एग्जैक्टली. सो डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, लाइफस्टाइल रिलेटेड जितने भी डिसीज हो गए, ऑटो इम्यून डिसीज हो गए, ये सारी चीज़ों में आपको टेम्पररी रिलीफ मिलेगा. बट इफ़ यू वांट क्योर तो आपके डाइट, लाइफस्टाइल, आयुर्वेदा और अदर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो आएगा. रैपिड फायर में आखिरी सवाल कि आपका कोई ऐसा जंक फूड आपके लिए स्पेसिफिक कोई हो जो आपको मज़ा आता है, कभी कभी आप ले लेते हैं? सैंडविच. ओके, गुड. तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी कभी कभी तो चीट करते हैं, विच इज गुड. या इट्स गुड. लुक, यू अगेन लिसन टू योर बॉडी. आई मीन कई बार वो होता है क्रेविंग. आई डोंट कंज्यूम सॉफ्ट ड्रिंक्स, बट अभी कुछ टाइम पहले ही ऐसा हुआ था कि मुझे वो पता नहीं, मुझे ऐसा था कि कुछ यू नो, सो आई हैड एन एरेटेड ड्रिंक और मैंने वो 2 सिप ही लिया, बट आई फील कि हाँ मजा आया. सो इट हैपेंड. आई थिंक, मुझे पता नहीं मैंने पहले कब लिया था, मुझे याद भी नहीं है. बट अगेन लिसन टू योर बॉडी. सो ऐसा होता है वंस इन अ वाइल कि जहाँ पे जंक फूड वो अंदर से बॉडी का एक कॉल आता है, सो वहाँ पे वो वी शुड डेफिनेटली लिसन टू इट. में हो, सही वक्त पे दैट इज द ओनली थिंग. आई मीन यू नो, बैलेंस इज समथिंग which should be there every time. करेक्ट. लवली. ठीक है, कुछ फटाफट से ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस है. आप सिर्फ सच है या गलत है, ट्रू और फॉल्स है, आप बता सकते हैं. आयुर्वेद के हिसाब से नो मैटर आपकी प्रकृति कौन सी है, सनराइज से पहले ही उठना चाहिए. ट्रू. गाय का घी ऑलिव ऑयल से बेटर है. ट्रू. अगर मील लेने के बाद, लंच या डिनर के बाद तुरंत ही पानी पियोगे, डाइजेशन बिगड़ेगा. ट्रू. ओके. हर 3 महीने में डिटॉक्स के लिए कोई स्पेसिफिक जगह पर जाना ज़रूरी है. फॉल्स. ओके. हर एक इंसान को एवरी ईयर पंचकर्मा करवाना चाहिए. ट्रू. कोई स्पेसिफिक एज? हाँ, मतलब सीनियर सिटीजन्स को एडवाइजेबल नहीं है, सिमिलरली चिल्ड्रन को भी एडवाइजेबल नहीं है. पंचकर्म करने के लिए देर आर सर्टेन थिंग्स, जो आपके वाइटल्स वगैरह भी चेक करें. और आपके अगले क्वेश्चन में इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कहीं पे जाके ही यू नो पर से करना हो. यू शुड बी कॉन्शियस. आपको रूटीन उस तरह से सेट करना चाहिए. इट्स नॉट कि भाई आप कोई रिजॉर्ट में या कोई वेलनेस सेंटर में ही जाओ. करेक्ट. यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. या ओके. रॉ सैलेड कभी नहीं खाना चाहिए. फॉल्स. खा सकते हैं कोई भी प्रकृति. ओके. पूरा दिन गर्म पानी पीकर फैट को मेल्ट किया जा सकता है. ट्रू, बट अप टू अ लिमिट. अप टू अ लिमिट. ओके. दिन के दौरान सोने से कफ बढ़ेगा और वेट गेन होगा. ट्रू. ओके. आयुर्वेद रेकमेंड करता है कि रात को आप कर्ड को अवॉइड करिए. ट्रू. अच्छा, कुछ लोग लेते हैं. एक्चुअली हम लोग तो ये एडवाइस करते हैं कि हो सके तो कोई भी खट्टी चीज़ें मत लीजिए रात को. नॉट ओनली कर्ड बट लेमन हो गया, टोमेटोज इवन नहीं हो सके तो मत लीजिए रात को, खट्टी चीज़ें मत लीजिए. ओके. टोमेटो का मेरा नेक्स्ट सवाल था कि टोमेटो को पकाकर रेगुलरली खाना चाहिए, कभी कच्चा नहीं खाना चाहिए. डिपेंड्स.
उसमें आई Okay. वुड से, बिकॉज देर आर सम पीपल की जिनको रॉ टोमेटोज बहुत ही अच्छी तरीके से सूट करते हैं, सो दे कैन हैव इट, अदरवाइज यस। इन जनरल ऑल्सो आयुर्वेद में एक्चुअली बॉइल्ड फूड का कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर है ओके रो फूड से, ओके बट पैरेलली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में उस तरह का इवोल्यूशनरी चेंजेस भी आए हैं कि नाउ Okay. वी कैन इजीली प्रोसेस दी थिंग्स। और अगर हमारा वेट लॉस का टारगेट है, फाइबर्स वाला टारगेट है, तो हम अगर हमारा बॉडी परमिट करता है तो रॉ फूड ले सकते हैं। ओके लवली। हल्दी, जीरा और सौंफ वो दवाई की तरह काम करता है बॉडी में। 100% ट्रू। अच्छा ओके। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ट्रू, बट डोंट इग्नोर इट। अच्छा ओके ठीक है। मील्स के साथ फ्रूट ले सकते हैं या मील्स के बाद भी फ्रूट ले सकते हैं? आयुर्वेद के हिसाब से स्ट्रिक्टली बोलूँ तो डोंट टेक इट। ओके सो इट्स फॉल्स। या ओके मैं भी जनरली ये ना बोलती हूँ। आप सुबह जो बचा हुआ खाना है शाम को खा सकते हैं? फॉल्स। फॉल्स। कितना आइडियल टाइम होना चाहिए? आइडियल टाइम इज फ्रेश फूड ओनली, ओके लाइक बनाया है विद इन सम टाइम वी शुड कंज्यूम, दैट इज द आइडियल मोस्ट थिंग। ओके ठीक है। आपको अगर पानी पीना है तो कॉपर के वेसल में ही हमेशा पीना चाहिए? नॉट हमेशा, इट इज़ बेनिफिशियल एज हम लोगों ने आगे बोला आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से, बट या इट इज़ बेनिफिशियल। ओके स्ट्रेस का गट पर कोई असर नहीं होता? फॉल्स। बहुत होता है। बहुत ज़्यादा करेक्ट। मेनोपॉज में अगर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम आते हैं तो नेचुरल है, नॉर्मल है, चिंता नहीं करनी है? फॉल्स। सिम्टम्स आते हैं देन यू शुड कंसल्ट, बिकॉज देयर आर रेमेडीज। देयर आर रेमेडीज Yeah. राइट। सो सहन करने की ज़रूरत नहीं है, हॉट नहीं। फ्लैशेस, रात को नहीं सोना वगैरह। या ओके आप क्या खाते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप कैसे खाते हैं आयुर्वेद में? बोथ द थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट आई वुड से। ओके क्या खाना भी इंपॉर्टेंट है और कैसे खाना भी इंपॉर्टेंट है। ओके आयुर्वेद सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए या जिनको बीमारी है उनके लिए ही है? बिग फॉल्स। सबसे बड़ा सबसे बड़ा फॉल्स। मिथ। ओके लवली। आई थिंक हमने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी है। एक सिर्फ आखिरी सवाल है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप वो करते हैं अभी फ़िलहाल, विच इज़ म्यूज़िक थेरेपी। ओके। आप म्यूज़िक थेरेपी के ऊपर काफ़ी बातें करते हैं एंड आप पर्सनली उसे एंडोर्स करते हैं, तो म्यूज़िक का शरीर पे क्या असर होता है या मन पे क्या असर होता है? हम लोग सभी एक्सपीरियंस करते ही हैं म्यूज़िक को, और हम लोगों ने अभी बीच में बोली भी कि गज़ल फॉर दैट मैटर, जो कि हमको, या फॉर दैट मैटर एनी सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक हमारे माइंड को प्राइमरीली इफेक्ट करता है और फिर वो हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है। आप लुक, म्यूज़िक इज़ एन आर्ट एंड एनी आर्ट इज़ एन एक्सप्रेशन, इट इज़ एन इमोशनल एक्सप्रेशन। चाहे वो पेंटिंग हो गया, चाहे वो डांस हो गया, चाहे वो राइटिंग हो गया, एनीथिंग। Why you are performing an art or why you are consuming art? Because you want to experience those emotions, करेक्ट right? So music is an art form और वो आपके emotions को palpate करता है, right? तो जब भी आप किसी particular type का music सुनेंगे, उसका आपके माइंड पे उस टाइप का इफेक्ट होगा, और उसी की वजह से आपके माइंड से जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स सीक्रेट होते हैं जिनका असर आपकी बॉडी पे होता है, जैसे कॉर्टिजोल जो है वो आपके स्ट्रेस को अफेक्ट करता है उस तरह से, सो वो एक मैकेनिज्म एक्टिवेट होगी, ओके राइट? म्यूज़िक थेरेपी जो है वो उसी चीज़ को राइट वे में देना है, करेक्ट राइट? मैं बहुत ही लेमेन टर्म में पहले आपको समझाना चाहूँ कि फॉर एग्जांपल आपको पेन हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपको बैकएक हो रहा है, बट आपको कंपलसरी किचन में काम है, ठीक है, और आपने रेडियो शुरू किया और आपका कोई अच्छा सा पसंदीदा गाना उसमें आया, तो जब तक वो गाना बजेगा ना तब तक आपका पेन चला जाएगा। ट्रू, है ना? बिल्कुल सही बात है। हाँ, सो और फेवरेट गाना आया तो और ज़्यादा। एग्जैक्टली, सो वो फेवरेट गाना आया या कुछ ऐसा वो गाना आया जो कि आपको कोई नॉस्टैल्जिया में लेके गया, राइट? तो उस टाइम के दौरान आप वहाँ पे नहीं रहोगे, आपका पेन वहाँ पे नहीं रहेगा, राइट? तो दैट इज़ द पावर ऑफ म्यूज़िक कि जहाँ पे वो गाना एक कैटालिस्ट हुआ आपके पेन को कम करने के लिए, राइट? सो सिमिलरली म्यूज़िक थेरेपी में देर आर सर्टेन काइंड ऑफ म्यूज़िक, देर आर सर्टेन काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो कि
उस टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स को, उस टाइप के हॉर्मोन्स को एक्टिवेट करती है जो कि आपको इनिशियली आपके माइंड पे और उसकी वजह से आपके बॉडी पे इफेक्ट करती है। और उसकी वजह से देर आर मैनी इश्यूज, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, नींद ना आना, डिप्रेशन के अर्ली स्टेजेस, फिर नेगेटिविटी, अंडर कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें। और फिर ये सारी चीज़ों की वजह से हम जो बॉडी में चेंजेस फील करते हैं, फॉर एग्जांपल गट इश्यूज या तो बॉडी पेन होना, ये सारी चीज़ें, उसमें भी आपको म्यूजिक थेरेपी लवली। सो आई थिंक कुछ नहीं तो घर पे ही वो अगर कोई अच्छा सा मंत्र या भजन या कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग ऐसा हो कि जो थोड़ा सूदिंग हो, जैसे आपने बताया, मे बी स्पा म्यूजिक हो सकता है, स्पा म्यूजिक हो सकता है, या बट व्हाट आई वुड आल्सो सजेस्ट कि इफ यू वांट टू गो फॉर इट देन गो फॉर सम, बिकॉज इट इज माई बिलीफ, कुछ इंडियन क्लासिकल, सेमी क्लासिकल काइंड ऑफ म्यूजिक में जाइए, बिकॉज उसका अपना एक अलग प्रभाव है। बिकॉज वो जो इंस्ट्रूमेंट बज रहा है ना, वो इंस्ट्रूमेंट की एक फ्रीक्वेंसी है जो कि कंटिन्यूअसली आपके ऊपर रेजोनेट करेगी। वो जो राग बज रहा है, वो राग में कुछ ही नोट्स है जो कि रिपीटेटिव बजेंगे। कोई स्पेसिफिक म्यूजिक आप जैसे यूट्यूब पे क्या सर्च करें? यूट्यूब पे है ना, आप एक्चुअली हमारी एक म्यूजिक थेरेपी क्लिनिक की चैनल है जहाँ पे देयर आर अ कपल ऑफ म्यूजिक विच आर फ्री टू डाउनलोड। एक जो है वो स्लीप के लिए है, और एक जो है वो एंजाइटी कम करने के लिए है। लवली। सो व्हाट आई डू इज कि हम लोग डिस्क्रिप्शन में वो डाल देंगे, सो दैट पीपल विल बी फ्री टू डाउनलोड ऑल्सो, और वहाँ पे जाके सुन भी सकते हैं। स्लीप वाला जो म्यूजिक है, वो म्यूजिक आपको रात को सोते टाइम पे लगा देना है। और हम लोगों ने इसका एक रैंडमाइज स्टडी भी किया था और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे, जिसमें मोस्ट ऑफ द पेशेंट सेड कि सर हमको पता नहीं चला हमको नींद कब आ गई, सो गए। यू नो, इट वॉज दैट इफेक्टिव। और दूसरा जो है वो शांत चित्त नाम का म्यूजिक है, जो कि आपके माइंड को थोड़ा सा काम कंपोज करने में हेल्प करेगा। बोथ आर Indian classical ragas, but it will be a very good experience, I guess. Lovely. Thank you so much. आपने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी लास्ट आई फील 1.5 hours और मोर के अंदर हमने इतनी सारी बातें करी है। ऑनेस्टली थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे भी बहुत मज़ा आया, बिकॉज इट वॉज अ वेरी ऑर्गेनिक एंड यू नो फ्री फ्लोइंग काइंड ऑफ थिंग, कि जहाँ पे जितना हो सके उतना मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने शेयर करने का ट्राई किया। थैंक यू। वापस जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। वात, पित्त या कफ, आई होप आपने आइडेंटिफाई कर लिया है आपकी प्रकृति क्या है। आई होप आपने लिख लिया है कि आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप फॉलो करने वाले हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी चीज़ें शुरू करेंगे और बंद करेंगे। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, और क्या जानना चाहेंगे, कौन से स्पेशलिस्ट को आप चाहेंगे पॉडकास्ट में देखना। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आपको मेरा एक स्पेशल पॉडकास्ट स्वर विज्ञान के ऊपर किया था, जो मैंने अपने फादर के साथ किया था, ये वाला पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको ये बहुत बहुत अच्छा लगेगा। वापस से जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट शनिवार शाम को 7 बजे। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।